नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूँ मुंबई से प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली से डिम्पी और अभिषेक हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स थैंक्स गिविंग के लिए आज बंद होंगी, लेकिन कल से जो संकेत हमें आए, डाउ फ्यूचर्स में लगभग 40 अंकों की बढ़त थी। कल भी हाफ डे के लिए ग्लोबल मार्केट्स खुलेंगे। तो ग्लोबल से संकेत तो हमारे पास एशियन मार्केट से है, यूरोपियन मार्केट से है और इंडियन मार्केट्स में कल बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी मूव दिखाई दी। लेकिन क्या वो एक्सपायरी डे की मूव थी? आज किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, बड़े सिग्नल्स क्या होंगे, प्राइमरी मार्केट से कैसा एक्शन है, ये सारे ट्रिगर्स लेकर चलते हैं। तो पहला ट्रिगर तो आपके लिए 19,870 के पास आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, जो कि उसकी रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्रॉस तो नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब देखते हैं कि कल एक्सपायरी मूव तक की क्या वो मूव्स थी और अब जब नया हफ्ता शुरू होगा तो किस तरह से इंडेक्स पे चाल दिख सकती है। एक्सिस बैंक का एक्सिस डे भी, एनालिस्ट डे भी निकल कर आया। कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स ने एक्सिस बैंक पर और साथ ही आरबीआई के रिस्क वेटेज को लेकर असेसमेंट भी बताई है। वो सब आपके सामने लेकर आएंगे। और साथ ही प्राइमरी मार्केट से सब्सक्रिप्शन फिगर्स क्या रही, टाटा टेक को अब तक कैसा रिस्पॉन्स मिला, इर्डा को कैसा रिस्पॉन्स मिला, बाकी तमाम जो दूसरे दो आईपीओ हैं वो कितने गुना भरे, ये सब कुछ लेकर आएंगे। तो ये तो प्राइमरी मार्केट से अच्छा एक्शन। और आज दिन भर के लिए किस तरह के ट्रेड सेटअप होने चाहिए, क्विकली एक बार यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, वहां से कैसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं अभिषेक से समझ लेते हैं। अभिषेक, इकोनॉमिक इंडिकेटर तो देखिए ठीक ही है, आप क्रूड भी देखिए 81 के पास है, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे है। आज फैक्टर इन बाजार क्या क्या कर सकता है? बिल्कुल प्रियंका, आज अगर हम ग्लोबल बाजारों संकेत की बात करें तो बहुत खास संकेत नहीं मिलेंगे। संकेत हालांकि हमारे एक्सचेंजेस को लेना चाहिए, हम कल चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए आज ब्लैक फ्राइडे के मौके पर आधे दिन ही कारोबार होगा, कल थैंक्स गिविंग डे के मौके पर, हालांकि वहां के लिए आज है वो, तो ये क्यों लेना चाहिए। लेकिन अगर हमें क्यों लेना है बाजार के लिहाज से तो बहुत खास नहीं है। आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी तेजी है, बढ़त है। इसके अलावा अगर हम एशिया के बाजारों की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं थोड़ी सी मिक्स्ड शुरुआत हुई है। जापान के इकोनॉमिक डेटा थे वो फोकस में थे, महंगाई के आंकड़े आए हैं, थोड़े से बढ़ के आए हैं, थोड़ी सी चिंता बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं अभी ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स के लिए महंगाई वाली चिंता है। क्रूड की बात कर लें तो बिल्कुल वहां पर बहुत कोई चेंज नहीं है, $82 के आसपास ही क्रूड ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी हमने बढ़त देखी थी, ओपेक ने जिस तरह से अपनी बैठक को टालने का फैसला किया था। लेकिन जियोपॉलिटिकल जो तनाव था एक, हालांकि बाजार उसको डिस्काउंट कर चुका था इजरायल और हमास के बीच में युद्ध को, लेकिन कहीं ना कहीं उससे राहत की खबर जरूर आएगी। जो अनरेस्ट था, हालांकि अभी 4 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम है, हमास 50 बंधकों को छोड़ेगा, इजरायल 150 बंधकों की रिहाई करेगा और कतर ने इस खबर की पुष्टि की है। तो ये एक अच्छी चीज इसको हम कहेंगे। अदरवाइज कोई बहुत बड़े संकेत ग्लोबल बाजारों से भारतीय बाजारों के लिए नहीं है। हल्के से गेंस पर डाउ फ्यूचर्स इस वक्त आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे और एसजीएक्स निफ्टी भी बिल्कुल एक रेंज में है, सपाट हम कहेंगे 19,867 के आसपास। अगर बॉन्ड यील्ड देखें वहां पर कोई परिवर्तन नहीं, डॉलर इंडेक्स देखें वहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं। तो वो उन ट्रिगर्स को हम आजकल देख भी नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि अमेरिकी बाजार बंद थे, वहां से कोई क्यूज आने नहीं थे, एशियाई बाजारों में मिक्स शुरुआत हुई है और उस मिक्स शुरुआत में हम गिफ्ट निफ्टी को भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन भारतीय बाजार अब चूंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र आज है, किस तरह से डेटा फॉर्म हुए हैं हमने कल देखा कि थोड़ी सी अलग अलग चाल थी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। डिम्पी समझ लेते हैं थोड़ा सा बारीकी से कि आज का कारोबार कैसा होगा, आज का सेटअप कैसा दिख रहा है। डिम्पी बताइए। सवाल आपसे पूछता हूं, कल का कारोबार क्या था? रेंज का था, कल तो बिल्कुल रेंज का था। रिपीट कल तो हमने वही देखा कि जहां पर शुरुआत हुई, दिन भर थोड़ा मोड़ा उथल पुथल हुआ, उसके बाद मार्केट वहीं पर क्लोज हो गया। तो बस आपने अब दे दिया, रिपीट था ये और आज भी वही रिपीट ही होगा। एक रेंज में अब मार्केट में फंसा हुआ है। मार्केट के पास दो अच्छी चीज़ें हैं। मैं फिर से कई बार अब तो नोटिस करवाते करवाते भी मैं थक गया हूँ और आपको भी सुनते सुनते थक गए होंगे कि दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। फर्स्ट ग्लोबल है, दूसरा एफआईज है। ग्लोबल आपकी हेल्प करते करते थक नहीं रहा। आपका क्रूड नीचे आया, हमास वाली खबर से पॉजिटिवनेस आई है, आपके डॉलर यील्ड वगैरह, डिक्सी वगैरह ठीक हुए हैं, बॉन्ड यील्ड्स ठीक हुए हैं, सब कुछ तो ठीक हो रहा है। लेकिन फिर भी बाजार अपनी इस रेंज को 19,800 की रेंज को पार क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसका दूसरा जो फोर्स है ना, जिसको हम एफआईज कहते हैं टिपिकली, वो एब्सेंट है।
तो मार्केट के पास दो अहम चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ग्लोबल मार्केट्स यानी कि विदेशी बाजार, और दूसरा अपना इंटरनली सेटअप कैसा है। तो इंटरनली सेटअप में फोर्स नहीं आ रही है, ठंडा पड़ा हुआ है बाजार पूरी तरह से, चर्निंग हो रही है, स्वाभाविक है, बाजार रोज खुलेगा रोज बंद होगा तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। वो बदलाव कभी आप शुगर कंपनीज में देखते हो, कभी आप कुछ ऑटो कंपनीज में देखते हो, लेकिन कुल मिला के इंडाइसिस को कोई भी ऐसा दिलेर आदमी नहीं मिल रहा जो उस रेंज से पार करवा पाए, या थीम नहीं ऐसी मिल रही जो उस रेंज से पार करवा पाए। दूसरा, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी अगर आप देखोगे ना, और पॉलिसी फ्रंट पे भी कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आ रही है जिससे कि एकदम से तेजी से ऊपर नीचे हो जाए। आई तो थी वो, लेकिन नेगेटिव आई थी, जैसे आरबीआई ने क्रेडिट रिस्क थोड़ा बढ़ाया था। तो ऐसी कुछ पॉजिटिव खबर चाहिए जिससे मार्केट को रेंज से बाहर निकलना हो। अब इस रेंज से बाहर निकलने में लीडर भी चाहिए होंगे, तो लीडर्स तीन हैं। फर्स्ट एक आईटी, दूसरा रिलायंस, तीसरा एचडीएफसी। मैं कई बार आपको नोटिस करा चुका हूं, जब तक इन तीनों शेयर्स में बैक टू बैक 2-3 दिन तक बाइंग नहीं आएगी, ये खुद से अपने आप में ब्रेकआउट नहीं करेंगे, आप भी नहीं करोगे, आप रेंज में रह जाओगे। इसलिए गिफ्ट निफ्टी, अभी आप प्रियंका पढ़ भी रही थी, बता रही थी कि 19,870 के है, तो 19,070 तो कल भी था, कल भी हमने इसी रेंज में आके अपने हाई बनाया, वापस नीचे चले गए। तो मार्केट की जो एक, जिसे कहते हैं ना, एक फटीक, एक थकावट से आपको ठंडापन जो साफ साफ दिख रहा है। एक चीज़ मैं सिर्फ इसमें अच्छी बोलूँगा कि मार्केट ने अपने सपोर्ट्स को भी डिफाइन कर दिया। अगर रेजिस्टेंस पता है ना कि 43,800 बैंक निफ्टी टूटेगा और 19,850 के ऊपर निफ्टी नहीं आ रहा, तो सपोर्ट भी सबको पता लग चुके हैं। 3 सपोर्ट है, मैं फिर से चरणबद्ध तरीके से बता देता हूँ। 700 वेरी इमीडिएट 19,700, 600 स्विंग वालों का, 500 पक्के वालों का, ठीक। सेम 43,500 के ऊपर आप ठीक होंगे। कल का डाइवर्जन बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत ठीक किया है। तो कुल मिला के मार्केट में जो सेटअप है वो सारा यही है। बड़ी खबरों का अभाव है, बड़ी लीडरशिप का अभाव है। ऑप्शंस वाले कृपा करके मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप काम ना करें अभी, जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता, क्योंकि आप राइटिंग नहीं करते हो। आप या तो कॉल लोगे, पुट लोगे। कल बताओ किस कॉल वाले ने पैसा बनाया होगा, कल किस पुट वाले ने पैसा बनाया होगा। स्विंग में बेनिफिट उठाना आता है तो ठीक है, नहीं तो दिन भर आप कॉल और पुट लेके बैठे रहो सर, आपको हो सकता है 20 पॉइंट भी ना दे निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। रेंज में कारोबार है, रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिए। और मेरे को लगता है ये हफ्ता आराम से ऐसे निकल जाएगा। आज फ्राइडे के सेशन भी ज़्यादा उथल पुथल होगी नहीं, मंडे की मंडे को देखेंगे। फिलहाल आज के लिए सेटअप उतना बड़ा एग्रेशन वाला सेटअप तो नहीं लग रहा। ठीक है, एग्रेशन वाला सेटअप नहीं लग रहा है। लेकिन डिम्पी, तो फिर आप जो कह रहे हैं कि आज भी इंडेक्स हिलेगा नहीं, क्योंकि कल हमने पूरे दिन देखा, मतलब शुरुआती घंटा अगर छोड़ दिया जाए तो बमुश्किल 40 से 50 अंकों की रेंज रही निफ्टी की। वही आज हम फिर से ट्रेंड देखेंगे। रेंज कुछ वैसे ही है। मैं जरा डेरिवेटिव्स के कुछ एक आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ निफ्टी का, उसके बाद आपको रेंज भी आइडिया लग जाएगा। हमने 50 पॉइंट के सपोर्ट्स को थोड़ा और बढ़ा दिया है। पहले जरा स्क्रीन पे लेके आइए आप निफ्टी वगैरह का नंबर्स। आप इसमें देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में हमने 3% तो जोड़ा है, लेकिन नीचे ट्रेंड को सपाट लिखा है। सपाट ट्रेंड है बिल्कुल। वो गिरावट है सिर्फ 10 पॉइंट की कल निफ्टी के अंदर, यानी कि कल जहां पे आप बंद हुए थे वो था 19,802, उससे पहले 812, यही पॉइंट्स आपके पास। तो 800 के ऊपर क्लोज तो कर रहे हो, लेकिन 850 को पार नहीं कर रहे हो। रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब आते हैं इसका स्टॉप लॉस और इसके टारगेट। रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस वाली प्लेट लेके आइए। इसमें आप थोड़ा स्विंग ट्रेड का बेनिफिट उठाइए। देखिए 850 और 900 हमने रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, 650 और 550 है। आपको डिप मिलता है ना, बाय कर लो। आप भगवान से ये मत करो कि बाजार चला दे, वो तो चल ही नहीं रहा ना। आप डिप की वेट करो, फिर बोले अच्छा भगवान चलाना नहीं चाहते, थोड़ा डिप तो दे दो, हम बाय तो कर ले नीचे आकर, रिस्क रिवार्ड तो ठीक कर ले अपना, कुछ तो हो। तो कुछ में क्या होगा कि आप थोड़ा सा 700 के आसपास आए तो प्लस कर लेना, 850 टारगेट बन जाएगा, 650 स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देखा होगा। ठीक, सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के एक बार जरा लेवल्स लेके आइए। वहां पर क्या होगा, कल थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये शॉर्ट कवरिंग से बहुत काम नहीं चलेगा। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है ना, थोड़ा ठीक कर देता है आपको। बस जैसे आपको बुखार हो, मैं बोलूँ क्रोसिन खा लो, आपको 3 घंटे के लिए बुखार उतर गया, आप ठीक थोड़ी हो गए, तो सिर्फ बुखार उतरा जैसा होता है। तो 43,500 के आसपास आपका बैंक निफ्टी चल रहा है अभी। ये इसको 850 लाना पड़ेगा, ये बताने के लिए मंदी वालों को कि देखो अब आप तोड़ नहीं सकते मेरे को। इसके लिए HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस पे आज रिपोर्ट आई है, शुक्रिया अदा। मैं तो उल्टा बोलूंगा जेफरीज का कि उन्होंने टाइमली रिपोर्ट दे दी है। तो आज एक्सिस बैंक पे भी आप नोटिस रखिएगा। ये स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है 43,800, 44,000 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट 400 और 300 है। आप चाहें तो 500 भी रख सकते हैं, लेकिन आज 500 को पकाने का दिन है। एक बार वो पक जाए तो आप 500 भी कर लीजिएगा, 100 पॉइंट से बढ़ा लीजिएगा, लेकिन
हमको बोलते हुए और आपको सुनते हुए भी थोड़ा अजीब सा और शर्म सी आ रही होगी कि 43,000 के लेवल्स में भी हम 100 पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो यही है नेचर है, क्या करें, जो डाटा बोल रहा है वही हम आपके सामने बात रख रहे हैं। बिल्कुल। तो निफ्टी बैंक के लिए ये सेटअप, लेकिन निश्चित तौर पर एक्सिस बैंक पर नजर रहेगी। कल एनालिस्ट कॉल से जो संकेत आए हैं उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से हमने देखा कि जेफरीज का टारगेट 1250 का है और मोतीलाल ओसवाल का भी उसके आसपास का ही है। तो ये शेयर चूंकि ज्यादा हम देख रहे थे कि नुकसान झेल रहा था, थोड़ा सा शायद आज स्थिरता के संकेत आपको दे सकता है। लेकिन डिम्पी, आपके फोकस में कौन सा आज शेयर रहेगा? देखिए, शेयर की जहाँ तक बात है, वो ABFRL नाम की कंपनी है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। कल हमने क्लोजिंग में भी इसको डिस्कस किया था। चार्ट आपकी जैसे स्क्रीन पर आएंगे आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसलिए हम चार्ट को ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज नहीं तो सीधा भी बता सकते हैं। ये देखिए आप किस तरह से रेंज में फंस गया। जो नीचे वाली लाइन है ना, वो 200 दिनों की एक सपोर्ट लाइन है और ऊपर वाली लाइन है 200 दिनों की एवरेज। कितनी छोटी सी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन का ट्राई टू बी ब्रेकआउट, यानी कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा। ये 3 बार के अटेम्प्ट ले चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार अगर रुका भी रह गया ना यहीं पे, तो ये ब्रेकआउट के अटेम्प्ट लेके इसको पार कर जाएगा। इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। कंसोलिडेशन है, रेंज का है, सेक्टर का चर्निंग है, पिटा हुआ शेयर है, नीचे आके बेस बना चुका है, अब चलने की बारी है। ये 2% चले, 10% चले, 15% चले, समय डिसाइड करेगा, डाटा डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए चांसेस ये हैं कि इस शेयर के साथ आप पोजिशनिंग ले सकते हो और मेरे को ऐसा लगता है कि अपने 200 दिनों के जो एवरेज है उसको पार कर लेगा और 200 रुपये की सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं। तो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के कि इसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखें। हमको 18 ऑफ स्वदेश से खबर मिली है कि ये शेयर चल सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कल इसने पहला साइन दिया था जब 5% ये ऊपर आया था, तो इसलिए मेरे को लगता है सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे इसमें ऊपर नीचे करेगा ये, बल लेकिन आपको एक अच्छा पैसा बना के दे देगा इस एक्सपायरी तक ये। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो हुई निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पर, और एक स्टॉक खास जिसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये डिम्पी ने सेलेक्ट भी किया होता है टेक्निकल रीजंस के चलते। अब आज के एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं पैनल पर। हमारे साथ संतोष मीना है और अक्षय भागवत है। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। क्विकली आज का ट्रेड सेटअप हमारे एक्सपर्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। अक्षय, आपसे शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि हमने देखा कि लॉन्ग शॉर्ट रेशो तो वही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेस अब आपको बैंक निफ्टी पर भी बनते हुए दिख रहा है, जिस तरह का कल एक्शन दिखा। शॉर्ट कवरिंग थी और निफ्टी पर तो ऑलरेडी पहले बेस था, रेजिस्टेंस की बात पर वहां बात हो रही थी। अभी इंडेक्स को ट्रेड कैसे करना चाहिए? क्या बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी दिखा सकता है निफ्टी के कंपैरिजन में? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल पहली बार बैंक निफ्टी ने ओवर निफ्टी काफी स्ट्रेंथ दिखाया डे ट्रेडिंग सेशन में। और अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्पेस में अगर ओपन इंटरेस्ट का प्लेसमेंट देखें तो जो 43,500 स्ट्राइक के कॉल और पुट में है, वहां पे एक ही स्ट्राइक पे काफी बड़ी एक्शन सीमित है। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि आने वाली मंथली एक्सपायरी के लिए, जहां पे एक ट्रंकेटेड वीक है और जो मंडे को छुट्टी है, वहां पे चांसेस ज्यादा है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में सीमित हो जाए। जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो 43,200 है और अपर एंड ऑफ द रेंज है वो है 44,000। तो एक चांसेस है कि यहाँ पे थोड़ी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में 44,000 थी और मैं मानता हूं कि ये अभी बैंक निफ्टी लीड लेगा ओवर द निफ्टी इंडेक्स। तो आपको लेवल ध्यान में रखना है, 43,200 सपोर्ट है, ऊपर में 44,000 का रेजिस्टेंस है। व्यू है कि डे ट्रेडिंग में या शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी उछाल देखने को मिल सकती है। हालांकि जो ट्रेंड चेंज की मैं बात करूं बैंक निफ्टी में तभी होगी जब भी वो 44,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। निफ्टी की बात करें तो एक बहुत अहम रेजिस्टेंस पे कल अटका था निफ्टी। बार बार आप देखें तो 19,875 स्पॉट लेवल पे निफ्टी एक थोड़ा सा रुक रहा है वहां पे। तो ये ब्रेकआउट होना जरूरी है अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो। बाकी पूरा जो टेक्निकल सेटअप है वो स्ट्रांग है और 20,000 प्लस के टारगेट दे रहा है। पर मैं कहूंगा एक लेवल टूट जाने दीजिए। आज फ्राइडे है, मंडे को छुट्टी है, यूएस मार्केट भी आज शाम को बंद है, तो इसके चलते ब्रेकआउट शायद देखने को मिले या ना मिले। जब भी ब्रेकआउट हो तभी पार्टिसिपेट करना, नहीं मिलता है तो थोड़ा डिप मिल सकता है। जब भी अपने को 19,700 तक मिले वहां पे आप वापस बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं निफ्टी में। तो व्यू पॉजिटिव है, बस लेवल के साथ चलना है निफ्टी में, ये मेरी राय है। ठीक है, व्यू पॉजिटिव है। तापमान हमने चेक कर लिया इंडेक्स का, निफ्टी का, लेकिन अब सीधे आएंगे स्टॉक्स पर कि आज आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। और संतोष से शुरुआत करेंगे। संतोष, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड करना है आज? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तो रेंज बाउंड सेशन हो रहा है, लेकिन स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक काफी मूव देखने को मिल रहा है।
कल ऑटो सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम, मुझे लगता है एक एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा है, वहाँ भी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो उसी स्पेस से मेरा स्टॉक है ब्रिटानिया। इस स्टॉक की बात करें तो ब्रिटानिया कंसोलिडेट कर रहा है अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। लग रहा है कि शायद यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 44,000 का टारगेट रहेगा, 43,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑटो में हमने एक अच्छी तेज़ी देखी है, मुझे मेरी नज़र ऑटो एंसिलरीज़ स्टॉक्स पर है। इस भी स्पेस में मुझे वेरॉक इंजीनियरिंग अच्छा लग रहा है। इसमें एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 600 का टारगेट रहेगा, 540 का स्टॉप लॉस रहेगा। अक्षय, आपने अपना इंडाइसिस पे व्यू बता दिया, आप बुलिश भी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बाय कॉल्स ही होंगी। आपके जरा ट्रेड बता दीजिए। जी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। मेरे जो दो ट्रेड्स है दोनों बाय की तरफ है। पहला ट्रेड ऑटो क्षेत्र से मारुति है, जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है गए 3 दिन की तेजी में। तो मेरा मानना है कि मारुति यहाँ से चल जाएगा। यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी, ब्रॉडर चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है। ट्रेडिंग के नजरिए से देखूं तो एक सपोर्ट बेस से शायद उछल सकता है। 10488 का क्लोजिंग था। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ ये ट्रेड में 10,590 का और 10,630। स्टॉप लॉस बनेगा 10,390 का। तो मारुति पहला काउंटर है बाय के लिए। दूसरा काउंटर है एसआरएफ, जो एक केमिकल क्षेत्र से है। एक ट्रेडिंग रेंज में सीमित है काफी नवंबर सीरीज में, और ट्रेडिंग रेंज के बेस से कल उछाल देखने को मिला है। यहाँ मेरा मानना है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम प्राइस अब पिकअप हो जाएगा 2370 ब्रेक करने के बाद। तो आप ये मोमेंटम राइड करना है तो पहले ही ब्रेकआउट के पहले बाय करके चले। टारगेट बनाइए 2416 का, सेकंड टारगेट 2431, स्टॉप लॉस बनेगा 2325। मारुति पे ट्रेड्स कल से ही हमें आने भी लग गए। तो ऑटो सेक्टर में जिस तरह की मूव है, टू व्हीलर स्पेस पे कमर्शियल व्हीकल से मूव दिख रही है। अब धीरे धीरे सीवी सेगमेंट में भी, पैसेंजर सेगमेंट में भी ये मूव्स एक्सपेक्टेड है। और मारुति और दूसरा एसआरएफ, केमिकल स्पेस के कई सारे स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं, इन पर नजर जरूर रखें, ठीक है। और संतोष की हमारे पास कॉल्स हैं ही, ब्रिटानिया और वेरॉक इंजीनियरिंग। अब हमारे साथ पैनल पर सुमित मूलचंदानी भी बन गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग सुमित, आपकी क्या होंगी ट्रेडिंग कॉल्स? हाय, गुड मॉर्निंग पॉल। तो जैसे कि पहले भी पैनल पे ही डिस्कशन हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि रहना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अभी भी अक्षय जी ने बोला कि 850 टू 870 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल के सेशन में भी ट्राई हुआ था। तो यहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करेंगे तो एक कप एंड हैंडल का शायद माइट भी ब्रेकआउट आ सकता है, बट वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू सस्टेन। तो अगर क्रॉस हो रहा है देन वी कैन एक्सपेक्ट रैली अप टू 200 पॉइंट्स, लेकिन वेट कीजिए और सस्टेन होने दीजिए। तो दो कॉल्स हैं, दोनों बाय साइड है। पहला स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज का। देखिए ऑन द लोअर टाइम फ्रेम टू डेली आप एक बढ़िया सा पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है फ्लैग एंड पोल का। तो एक स्विंग ट्रेड के लिए आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 3758। टारगेट रहेगा 3975 एंड 4070। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 3626 का। जो दूसरा ट्रेड है वो है डीसीएम श्रीराम। हालांकि कल के सेशन में ये स्टॉक 10% अपर सर्किट था, तो एकदम से एग्रेसिव एंट्री नहीं ले, थोड़ा सा वेट करें। द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू एंटर इन पार्ट्स। थोड़ा सा करंट मार्केट प्राइस पे बाय करें और थोड़ा सा डिप्स को यूटिलाइज करें। करंट मार्केट प्राइस है 157 का, 150 तक का भी डिप्स आप यूज कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 133 फॉर द टारगेट ऑफ 196 एंड 220। Another call from chemical space PI Industries भी, और DCM श्रीराम चलने के बाद भी कैवेट दे रहे हैं सुमित, लेकिन एकदम से आपको नहीं एंटर होना। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम में है स्टॉक, जो आप अपसाइड देख सकते हैं। अब हमारे साथ हमारे दो रिसर्च एनालिस्ट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूजा है, जो पूरा प्राइमरी मार्केट को एक्शन को ट्रैक कर रही हैं। सब्सक्रिप्शन फिगर्स कैसी रही, किस तरह का रिस्पॉन्स डिफरेंट आईपीओस को डिफरेंट डेज पे मिल रहा है, ये सब हम समझेंगे पूजा से। लेकिन शरद भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले शरद से आज के तमाम बड़े स्टॉक्स एंड न्यूज समझ लेते हैं। शरद बताएं। सबसे पहले जो फोकस में रहेगा स्टॉक वो है एक्सिस बैंक, और यहाँ पे उनके एनालिस्ट डे हुई थी। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात आती है। सबसे पहले मैनेजमेंट ने कहा कि वो 18% आरओई की ग्रोथ को है वो सस्टेन करने वाले हैं, और इसके अलावा जो आरबीआई के रीसेंट नॉर्म्स आए थे उस पे लेके जो है कोई फ्रेश कैपिटल बैंक रेज नहीं करने वाली है। इसके अलावा जो सिटी की एक्विजिशन हुई थी लास्ट ईयर, वहाँ पे बैंक ने कहा है कि वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एक नया प्रीमियम कस्टमर बेस जो है सिटी से मिला है, स्पेशली कार्ड्स और वेल्थ बिजनेस में। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। वहाँ के जो एमडी सीईओ देवदत्त चंद है, उन्होंने भी बयान दिया है कि बैंक में लगभग 40 से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक का इम्पैक्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज में देखने मिल सकता है रिसेंट आरबीआई सर्कुलर्स के ऊपर।
और जो BOB वर्ल्ड ट्रेड ऐप है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ये बेसिकली उनका डिजिटल ऐप है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा लुपिन, और यहाँ पे US FDA द्वारा जो है 2 ड्रग्स की अप्रूवल आई है। सबसे पहला ड्रग डायबिटीज़ को ट्रीट करता है, दूसरा जो होता है वो आँख के स्वेलिंग के लिए है। चौथा स्टॉक फोकस में रहेगा प्रेस्टीज एस्टेट्स, और यहाँ पे कंपनी ने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। बेंगलोर में IT हब एरिया में जो है ये लॉन्च हुई है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे कि 550 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल देखने मिलेगा। रेट गेन ट्रैवल टेक की बात करें तो सोसाइटी जनरल ने जो है कल बिकवाली की है, ऑलमोस्ट 0.52% स्टेक की बिकवाली हुई है। और कल होम फर्स्ट फाइनेंस में भी डील हुए थे, जहाँ पे PE इन्वेस्टर्स ने लगभग 9% तक की जो है स्टेक ओपन मार्केट में बेचा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बायर्स है, जो अब्जॉर्प्शन हुई है, वहाँ पे 2 दिग्गज FIs ने जो है अब्जॉर्प्शन किया है। सबसे पहला है फिडेलिटी ग्रुप और दूसरा है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। इसके अलावा स्मॉल कैप स्पेस से तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 1.5% स्टेक की बिकवाली की है, और ये बिकवाली इसलिए हुई है क्योंकि वो अपनी प्लेज के जो शेयर्स है उनको रिलीज़ कर पाएँ। इसके अलावा अपार इंडस्ट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आज रहने वाला है। उन्होंने अपनी 1000 करोड़ रुपए की QIP को लॉन्च कर दिया है। फ्लो प्राइस है लगभग 5540 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि जो लगभग 3% डिस्काउंट पे है। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है NMDC, और लास्ट टाइम जब उनके अक्टूबर में प्राइस रिवीजन हुई थी, और अब से लेके जो नए प्राइस रिवीजन आए वहाँ पे लगभग 200 रुपये प्रति टन की जो दाम है उसे बढ़ा दिया गया है। लंपोर प्राइसेस 5400 रुपीज़ पर टन है, और वही फाइन्स की बात करें फाइन ओस की तो 4660 रुपीज़ पर टन है। तो ये सारे न्यूज़ फ्लोज जो हैं आपको सेकेंडरी मार्केट्स में आज देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट से ये न्यूज़ फ्लोज, लेकिन प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन भरपूर है। IRDA का IPO कल बंद हो गया। आज जो अलग अलग जो 4 IPO खुले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज समेत, वो आज बंद होंगे। वहां से किस तरह के सब्सक्रिप्शन के फिगर हैं, IRDA को कैसा रिस्पांस मिला है, ये तमाम आंकड़े लेकर पूजा हमारे साथ हैं। पूजा बताइए। जी, इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट फोकस में था। ढेर सारे IPO आए हैं। इरेडा का IPO बंद हो चुका है, जिसको कि करीब 39 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। इसके अलावा जो 4 IPOs हैं, आज उनका आखिरी दिन है। अगर दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो टाटा टेक में 15 गुना ये IPO भरा है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज 92% ये IPO अब तक भर चुका है। फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो इसको 6 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, और सबसे अच्छा रिस्पांस मिला है गांधार ऑयल रिफाइनरी को। 16 गुना ये IPO अब तक सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर दूसरे दिन का हम डेटा देखें तो लगभग सभी IPO सब्सक्राइब हो चुके हैं, और आज तीसरा दिन होगा तो आज भी एक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, तो ये तमाम IPOs फोकस में रहेंगे, और जिस तरह की उम्मीद थी, जिस तरह की हमने एनालिसिस भी आपको दी थी कि IRDA को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, 35 गुना से ऊपर के सब्सक्रिप्शन आए IRDA में। टाटा टेक में भी अच्छे सब्सक्रिप्शन हैं। गांधार ऑयल जो कि एक बढ़िया कंपनी है और अच्छे सेगमेंट में ऑपरेट करती है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, FMCG कंपनीज को कैटर करती है, वहां पर भी बढ़िया आंकड़े हैं सब्सक्रिप्शन के। और आज आखिरी दिन है, तो मौका बस आज भर का आपके लिए है प्राइमरी मार्केट में। लेकिन चलिए फटाफट अब आपके जो भी खबरों वाले शेयर हैं, ब्रोकरेज के रडार पर जो शेयर है उनकी उस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पहला जो शेयर हमारे लिस्ट में है वो है एक्सिस बैंक का। इनके एनालिस्ट मीट से टेकअवेज आए हैं, और एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का जो है उसको बरकरार रखेंगे, और कोई फ्रेश कैपिटल यानी कि नई पूंजी जुटाने की जरूरत नहीं है RBI के नियमों के बाद। अच्छे रिपोर्ट्स भी आई हैं। जेफरीज ने 1250 का टारगेट दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने क्लोज टू 1200 का टारगेट दिया है। संतोष, क्या करना चाहिए एक्सिस बैंक में? थोड़ा सा हमने इस पर प्रॉब्लम देखी है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार एक काम कर लेते हैं, जरा ये ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट्स आई है ना उसको थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं। और विन्नी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विन्नी, बताइए क्या क्या रिपोर्ट्स आई? एक्सिस बैंक से शुरुआत कर लीजिएगा आप। पहले स्टार्ट करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज से, जहाँ यहाँ पे नोट आई हुई है नुवामा से। उन्होंने अपग्रेड कर दिया है सुप्रीम इंडस्ट्रीज के स्टॉक को और बाय रेटिंग दिया है फ्रॉम प्रीवियस होल्ड रेटिंग। टारगेट प्राइस भी इंक्रीज कर दी है, 4959 रुपीज टारगेट प्राइस है। वो बिलीव करते हैं कि कंपनी ने एक्चुअली हाईलाइट किया था कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो 15% प्लस वॉल्यूम कैगर ग्रोथ देखेगी ओवर द मीडियम टर्म, एंड ये डिस्पाइट हाई बेस के डिस्पाइट भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखने की क्षमता है यहाँ पे। उसके अलावा फोकस होगा वैल्यू एडेड एंड
प्रोडक्ट्स पे, वो जो ड्राइव करेगा मार्जिन्स कंपनी के लिए, और ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो रहे तो उसकी वजह से वॉल्यूम्स में भी रिवाइवल बेटर होगी। उसके अलावा क्रिसवुड की ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट है, जो जेफरीज की है, क्रिसवुड है, उनकी ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट निकाल दी है बजाज फाइनेंस से, एलोकेट किया हुआ है 4%, JSW एनर्जी में, इंडिया स्ट्रैटेजी में इंक्रीज किया हुआ है, जोमेटो में इंक्रीज किया हुआ स्टेक बाय 1 pp, और उन्होंने चेंज किया है इंडिया टू लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो। तो यस, ये पे चेंजेस हुई है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है JSW एनर्जी, AU स्मॉल फाइनेंस और LNT में इन्वेस्टमेंट हुई है, इंक्रीज बाय 1 percentage point। इन्वेस्टमेंट इन बजाज फाइनेंस, ONGC और ILR रिड्यूस हो चुकी है 1 percentage point से। तो यस, फोकस में रहेंगे ये सब स्टॉक्स ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट के हिसाब में। मॉर्गन स्टैनली ने निकाली है नोट जोमेटो पे, वहाँ पे ओवरवेट मेंटेन कर रहे हैं, रेट टारगेट प्राइस है 140 रुपीज़ पर शेयर, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 21% फ्रॉम क्लोजिंग प्राइस। वो बोल रहे हैं कि क्विक कॉमर्स सरप्राइज कर सकता है, आगे जाते हुए अपसाइड दिखा सकता है, ऑपरेटिंग लेवरेज जो है बेटर हो सकती है कंपनी की आगे जाते हुए, स्पेशली क्विक कॉमर्स बिजनेस में। ओवरऑल एक्सपेक्ट करें कि फूड डिलीवरी में भी स्टडी परफॉर्मेंस रहेगी, और जोमेटो की रीच काफ़ी बेटर है कंपेयर टू पीयर्स। तो यस, वो बिलीव कर रहे हैं कि जोमेटो थोड़ा बेटर करेगा परफॉर्म वर्सेस पीयर्स एज वेल, और 21% की अपसाइड पोटेंशियल है। लास्टली ITC फोकस में रहेगा। BNK सिक्योरिटीज़ ने एक ITC सिगरेट पे चैनल चेक की थी, सिगरेट वॉल्यूम्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रो करेंगे डिस्पाइट हाई बेस, 5 to 6% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मार्जिन्स भी इंप्रूव हो सकते हैं सिगरेट बिजनेस की, फूड बिजनेस में भी वो इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गिवन दैट कॉस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स लिए थे। तो फूड बिजनेस जो FMCG बिजनेस है, वहाँ पे भी मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% की प्रॉफिट ग्रोथ होगी ITC के लिए Q3 में। ठीक है, शुक्रिया विनी, आपने बिल्कुल समय की बचत करा दी। विनी ने देखा कि जब मैंने एक्सिस बैंक के बारे में मेंशन कर दिया तो उन्होंने बाकी की जो लिस्ट थी वो फटाफट हमारे सामने रख दी। इन सारे की ब्रोकरेज रिपोर्ट पर हम आगे आएंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं एक्सिस बैंक से। संतोष, अब बताइए, हमने देखा था कि RBI की तरफ जब सर्कुलर आया था रिस्क वेटेज बढ़ाने को लेकर, एक्सिस बैंक पर इंपैक्ट ज्यादा आया था अगर हम बड़े बैंकों की अगर बात करें तो, और अब ये भरोसा कहने के मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट के बाद जेफरीज का भरोसा कि एसेट क्वालिटी भी ठीक रहेगी, और 18% के ROE की जो बात कर रहा बैंक, वो भी काफी हेल्दी है। आपको शेयर पर क्या कोई कन्विक्शन है? 1000 रुपए से नीचे के भाव इसके अब आ गए हैं। इस अभिषेक, आपने सही पॉइंट किया कि जो न्यूज आई थी उसके सबसे पहले इसी ने रिएक्ट किया था, पहले से गिरना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये करेक्शन के बाद अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे इसने एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये जो 1005 से 1010 का जो एरिया है, इसके लिए 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज का एक क्लस्टर है। व्यू बुलिश है, लेकिन जैसे ही 1010 का लेवल क्रॉस करेगा तब कन्विक्शन और लौटेगा, फिर लगेगा कि शायद स्टॉक वापस से 1040 की ओर बढ़ सकता है। तो जो थोड़ा सा कंजर्वेटिवली प्ले करना चाहते हैं तो वेट करें, 1010 के ऊपर निकलने दे, और कोई एग्रेसिव बेट लेना चाहता है तो करंट लेवल पर भी खरीदारी कर सकता है। यहाँ पे उनके लिए वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस रहेगा 980 का। एक बार जरा एक कम शेयर डिस्कस होता है, बट उसमें आज खबर है अपार इंडस्ट्रीज QIP वाली खबर है, एक बार जरा स्क्रीन पे भी लेके आइए। तो अपार इंडस्ट्रीज़ का 1000 करोड़ का QIP है, 5682 रुपये का रेट है, और इसकी पूरी खबर आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगी। 3% का डिस्काउंट है। टिपिकली आजकल डिस्काउंट पे इस तरह के शेयर ज़्यादा क्रैक नहीं होते हैं। पता कर लेते हैं एक बार अक्षय, आप इसको चेक करेंगे अपार इंडस्ट्रीज़ को। जी, अपार इंडस्ट्रीज अगर आप डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म की राय लेंगे तो एक रेंज में है, जो अपर एंड ऑफ द रेंज है वो है 6000 और लोअर एंड ऑफ द रेंज है 5060। तो एक रेंज के बीच में कल क्लोजर था, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग रेंज के दायरे में करना है, बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस। तो मैं कहूंगा एक डिप के लिए वेट करना बनता है, करीबन 5200 से 5250 ये रेंज में कहीं पे आपको मिल जाए ये स्टॉक, तभी आपको बाय करके चलना है। नहीं मिलता है और रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो बाय करके चलना है, जो 6000 के ऊपर है, क्योंकि ब्रॉडर लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, बस टाइमिंग वाली बात है। तो मैं कहूंगा पॉजिटिव है, बस टाइमिंग करने के लिए इधर बाय अबाउट 6000 या एक डिप के लिए 5200 से 5250 ये रेंज में आप बाय कीजिए अपार इंडस्ट्रीज। एक और खबर भी है NMDC के रिगार्डिंग। कल ही हमने इस शेयर के बारे में वापस से आपको चर्चा करके बताया था, आज उस पर खबर भी आई है। कल की एक बार ज़रा आप क्लोजिंग भी दिखा दीजिएगा। यस, और दूसरा आज इस पर जो खबर आई है वो और के लंप के प्राइसेस के बढ़ने की है। हालांकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़े, बट फिर भी इंक्रीज़ आया है 200 रुपये पर टन के हिसाब से। तो एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। संतोष जी, ज़रा चेक करना NMDC, ये पोजिशनली तो वैसे ठीक शेयर है,
है ना। कल हमने इसको डिस्कस भी किया था और 1-2 बार पहले हमने इसका ब्रेकआउट भी नोटिस करवाया दर्शकों को। अब जरा बताइए क्या करना चाहिए। यस, मेटल स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर, और कल थोड़ा सा मेटल स्टॉक्स में हलचल भी देखने को मिली। हो सकता है कि शायद आज मोमेंटम देखने को मिले, और एनएमडीसी में स्ट्रेंथ है, तो मुझे लगता है ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। यहाँ पर खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। नीचे जो 168 अभी लो लगाया, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 178 के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है। 178 क्रॉस करता है तो फिर हमको 184 188 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो एनएमडीसी ने लगभग 4.5% तक की बढ़ोतरी की है अपने आयरन और प्राइजेस में, और ये काउंटर ऑलरेडी मोमेंटम में है। देखना होगा आज ये कैसे मूव करता है। अब हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए अविनाश गोरक्षाकर भी बने हुए हैं। अविनाश, मॉर्निंग। कई सारी न्यूज़ हैं, लेकिन एक न्यूज़ आई एम श्योर आपने भी ट्रैक की होगी, सिप्ला कल, जिसकी वजह से 7-7.5% तक क्रैक हुआ। हालांकि एक सफाई भी आई है सिप्ला की तरफ से कि वो एक कमर्शियल लॉस नहीं, कमर्शियल इम्पैक्ट नहीं दिखेगा इस यूएस वार्निंग लेटर का। आप इसमें आज क्या एक रीबाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कल एक कॉल के बाद उन्होंने कई सारी बातें और भी क्लियर दी, क्लैरिटी भी दी इस पर्टिकुलर ड्रग्स को लेकर और साथ ही इस फैसिलिटी को लेकर भी। गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसका असर थोड़ा सा आज बाउंस बैक में आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर इस पोजीशन है तो उनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी अच्छा स्टॉक है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट क्लियरिटी आने के बाद हो सकता है कि आज एक थोड़ा रिकवरी में, लेकिन हमको देखना क्वार्टर में एक तो आया है, इसका होगा, इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, आप शायद दिसंबर क्वार्टर वेट करें। अविनाश जी, आपके पास फिर से लौटते हैं, रिकनेक्ट करके कुछ ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन हम जो सुन पा रहे थे अविनाश को क्लियरली वो कह रहे थे कि एक रीबाउंड अटेम्प्ट कर सकता है इस न्यूज़ पर सिप्ला। आज देखना चाहिए, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स जो ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी जिन पर आई हैं और उनमें क्या टेक्निकल लेवल्स बनते हैं। जोमैटो पर अभी हमें विनी भी बता के गए कि मॉर्गन स्टैनले ने टारगेट प्राइस 140, लगभग यहाँ से 21% का अपसाइड पोटेंशियल की बात की है। ओवरवेट की राय है और उन्होंने कई सारे बात किए हैं कि क्विक ई कॉमर्स जो है और साथ ही जिस तरह की रीच है, रिपीट यूजर बेस है, तो कंपटीशन से, कंपेटिटिव ब्रांड से जोमैटो को फायदा तो होगा, इसीलिए हमने ये चाल देखी भी है। लेकिन 140 का अगर टारगेट सामने आज एक ब्रोकिंग फर्म देती है तो क्या स्टॉक भी रिएक्ट टेक्निकली भी कर सकता है? चार्ट्स पर क्या आज ट्रेंड देखिए, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट चल रहा है संतोष जोमैटो, क्या एक रीबाउंड अटेम्प्ट करना चाहिए? एक ट्रेडिंग रेंज क्या आइडेंटिफाई करेंगे आप? यस प्रियंका, आपने इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखा था। अभी पिछले कुछ दिनों से करेक्ट हो रहा है। अभी 113 रुपए का भाव चल रहा है। मुझे लगता है 3 रुपए का और डाउनसाइड नजर आता है। 110 रुपए के आसपास इसको एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, और इसको 50 डे मूविंग एवरेज भी वहीं आ रहा है। तो वहां मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा रहेगा। 110 रुपए के आसपास से इसमें बाउंस बैक आ सकता है। वहां पर आपके लिए सिर्फ 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। वहां से बाउंस बैक आता है तो पहला टारगेट 130 रुपए का रहेगा। वो क्रॉस करता है तो 135 का अगला टारगेट रहेगा। टारगेट्स हमने हमारे सामने अब संतोष ने भी रखे। कुछ और स्टॉक्स की बात भी करते हैं, और जिस तरह से इनफैक्ट बैंक्स पर ये जो आरबीआई टाइटनिंग की रिस्क वेटेज बढ़ाने के बाद से कई सारे बैंक्स की तरफ से इनफैक्ट बयान आया है। आरबीएल बैंक के मैनेजमेंट से भी हमने बात की थी, उन्होंने भी बताया कि उन्हें 60 बीपीएस तक का इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसे ही आपके पास दूसरे तमाम बैंक से भी अब रिएक्शन आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी एक रिएक्शन हमारे पास है कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और पूरे सिस्टम में आरबीआई गवर्नर भी और एसबीआई भी कह चुके थे कि एसबीआई चीफ भी कह चुके थे कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। बैंक्स को आज प्ले आउट कैसे करना चाहिए? जिस तरह की एक मूव कल बैंक्स में दिखी है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में, एसबीआई भी थोड़ा सा मूव होना शुरू हुआ है। क्या बैंक्स में से कोई एक ट्रेड फेवरेबल अक्षय अगर आपको पिक करना हो तो आप कौन सा बैंक लेंगे? जी जरूर, मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के हिसाब से शायद थोड़ा सा बाउंस बैक कर जाए। यहाँ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में मैं फेडरल बैंक पे एक ट्रेडिंग बाय की बेट लेना पसंद करूंगा। 147 का कल का क्लोजिंग था। ब्रॉडर जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है। 145 के स्ट्राइक पे काफी राइटिंग एक्शन है डेरिवेटिव्स में, और ये एक सपोर्ट बेस शायद बन जाए, ये मेरा मानना है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से बाउंस बैक के संकेत दे रहा है, तो 152 155 तक रिकवरी कर सकता है फेड बैंक बिफोर दी नवंबर सीरीज एक्सपायरी। तो आप फेड बैंक में बाय कर सकते हैं डे ट्रेडिंग के लिए या कैरी फॉरवर्ड के लिए। 145 का सपोर्ट है, स्टॉप लॉस बनेगा आपका 143, टारगेट बनेगा 152 से 155। ठीक है, 152 से 155 के लक्ष्य फेडरल बैंक के लिए। आईटीसी पर बीएनके सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है।
वो ये कि बेस ज़्यादा है, फिर भी Q3 की जो सिगरेट वॉल्यूम है उसमें 5 से 6% की ग्रोथ आएगी और मार्जिन है वो मजबूत रहेगी और तिमाही आधार पर उसमें मजबूती और आगे देखेंगे भी। एफएमसीजी कारोबार में हम देख रहे हैं कि Q3 में मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद जता के चल रहे हैं बीएनके सिक्योरिटीज। लेकिन संतोष, ये जो तर्क है कि Q3 में ग्रोथ बढ़ेगी, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मतलब सिगरेट वॉल्यूम की अगर बात करें आईटीसी की, और चूंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स के रडार पर ये शेयर आ रहा है आईटीसी का, क्या आपकी नजर भी गई है, वहां मौके बन रहे हैं? यस अभिषेक, फंडामेंटली मैं बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता, लेकिन टेक्निकली बात करें तो निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स में मुझे हलचल नजर आ रही है। लग रहा है कि शायद आज और आने वाले दिनों में आउटफॉर्म कर सकता है और उसमें से आईटीसी भोपाल जैसे स्टॉक लीड कर सकते हैं। आईटीसी की बात करें तो एक हेल्दी करेक्शन के बाद अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास इसने बहुत ही अच्छा बेस बना लिया है। स्टॉक अब फिर से चलने को तैयार है, तो रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। नीचे से अभी 440 चल रहा है, 430-25 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से बाउंस बैक आता है तो इमीडिएटली हमको 455 460 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है और पोटेंशियल है कि इसने जो प्रीवियस हाई लगाए थे 500 रुपए के आसपास के, वो वापस हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आईटीसी में खरीदारी की सलाह है। आईईएक्स पर एक्सिस कैपिटल की अब रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ठीक ठाक है। कल हमने देखा था कि खबर भी एक्सक्लूसिव खबर हमारे सहयोगी प्रकाश लेकर आए थे, जिसमें एक्सचेंजेस की कपलिंग की बातचीत हो रही है और वैसे भी आईईएक्स काफी मोमेंटम में है। प्लेटफॉर्म वाला पूरा खेमा उठा ली, वहां पर भी हम रौनक देख रहे हैं। आईईएक्स महीने भर में 18-20% के आसपास के रिटर्न ये शेयर ऑलरेडी दे चुका है। अविनाश जी, आईईएक्स क्या अभी लंबी तेजी के लिए शेयर तैयार है और जो डेवलपमेंट सरकार की ओर से हो रहे हैं वो कितने पॉजिटिव हैं शेयर के लिए? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए आईएक्स का जो डाउनटर्न था वो लार्जली ये कपलिंग के कारण ही हुआ था और ये अगर कपलिंग हटा ज्यादा है और ऑब्वियसली ये बात मार्केट को काफी पसंद आएगी, क्योंकि देखिए कपलिंग का मतलब है कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कमाती थी उसके ऊपर एक कैप लगाने की बात कर रहे थे। तो अगर ये कैप हट जाती है तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स बढ़ने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ने के लिए फ्रॉम द करंट लेवल्स काफी बड़ा स्कोप है। तो मेरे ख्याल से अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन जरूर आया नहीं है, लेकिन अगर ये नियर टर्म में ये कपलिंग का न्यूज फ्लो कंफर्म होता है तो इसमें और अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं कि देखिए आईएक्स अभी भी मार्केट लीडर है पावर ट्रेडिंग स्पेस में, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल तो पहले भी था, लेकिन कपलिंग के कारण मार्केट्स को चिंता थी। तो अभी ये अगर इशू हट जाता है तो डेफिनेटली और भी रीरेटिंग के लिए संभावना है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 155 160 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है और उसके बाद कंफर्मेशन आने के बाद ही फ्यूचर डायरेक्शन स्टॉक लेगा। ठीक है अभिलाष सर, आपने अच्छे से बताया। हालांकि ये शेयर हमने 140 पे भी आपको नोटिस कराया था, अब 145 हो चुका है। 140 वाली ना एक आपको ऑप्शंस भी दिलवाई हुई है, आपको ध्यान होगा वो 30 तारीख को जाके एक्सपायर हो गया। अब तक उसके रेट अच्छे बढ़ गए होंगे, मेरे को एग्जैक्टली उसका रेट अभी याद नहीं है, शायद 2-2.5 रुपये के आसपास की कोई ऑप्शन थी जो हमने आपको दिलवाई थी। अगर आपको याद होगा तो अपने पोर्टफोलियो के बार चेक कर लेना, उसके प्राइजेस बढ़े हुए होंगे। 140 की स्ट्राइक थी, इतना मेरे को याद है, और जय पटेल ने हमको ट्रेड दिया था। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको बता दें, इस पूरे मार्केट के अंदर ना एक चीज़ बहुत साफ़ है, अगर अडानी और अंबानी के ग्रुप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे तो लेकिन ये टाटा ग्रुप में नहीं है। टाटा का टशन तो ज़ोरदार है और ऐसा ज़ोरदार है कि कई शेयर्स ने अपने लाइफ टाइम हाई लगाए, कई शेयर्स बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। और अभिषेक बता रहे थे कि 17 साल बाद आईपीओ मार्केट में भी अपना टशन दिखाने के लिए आ गया। तो इसीलिए लेकर आज हम 11 बजे एक हमारा खास कार्यक्रम रहता है मार्केट गपशप, तो उसमें हम बात करेंगे टाटा के टशन की। ज़बरदस्त है, नाम भी अच्छा, शेयर्स भी अच्छे, भावनाएं भी अच्छी और काम भी अच्छा, कंपनीज भी अच्छी। तो क्यों ना आपका पोर्टफोलियो ठीक हो जाए, इसलिए 11 बजे तो आपको ये शो देखना ही देखना है। और अभी भी मैं अविनाश सर से एक शेयर आपको एडवांस में, जिसको हम बयाना कहते हैं, उसके तौर पर आपको मैं दिलवा देता हूँ पहले से ही। उसके बाद 11 बजे तो आप इसका आनंद लीजिएगा ही पूरे शो का। अविनाश सर, एक नया आईपीओ टाटा इन्वेस्टमेंट, अब उसकी इतनी सब्सक्रिप्शन आ चुकी है कि मेरे को पता नहीं है लोगों को मिलेगा भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे को एक टाटा ग्रुप की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है, लेना है, रखना है, उसको मैं अपने बच्चों के लिए ही देना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, तो फिर वो कौन सा शेयर है सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए टाटा ग्रुप की कंपनीज ने बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया है। मेरे ख्याल से 1-2 कंपनीज जो हमने हमारे क्लाइंट्स को बताए और जो हमको अच्छी लगती है,
एक तो डिम्पी मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स इवन करंट लेवल पे एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत समय के बाद जेएलआर बिजनेस टर्न अराउंड हो चुका है। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर कार बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। और आप जो टाटा टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, देखिए 73% करीबन टाटा मोटर्स की होल्डिंग है टाटा टेक्नोलॉजीज में। जो आईपीओ होगा उसका भी वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट टाटा मोटर्स को मिलेगा। और ऑब्वियसली जब शेयर लिस्ट होगा, अंदाजा है कि 4 फिगर में ही ये स्टॉक लिस्ट होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू अनलॉकिंग भी इसके कंपनी के मार्केट कैप पे रहेगी। लेकिन दूसरी जो रिटेल स्पेस में जो कंपनी है, जो काफी लोग ट्रैक भी करते हैं, वो ट्रेंट है। मेरे ख्याल से ट्रेंट भी एक अच्छा विकल्प है। अगर किसी को नजरिया कम से कम 2-3 साल का लेना है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंट बहुत ही अच्छा वैल्यू और वेल्थ क्रिएशन जनरेट करने के लिए अभी भी तैयार है। हालांकि यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना है। तो टाटा मोटर्स और ट्रेंट, ये दोनों कंपनीज में कोई भी अच्छी खासी गिरावट या आप बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अविनाश सर ने बिल्कुल साफ कर दिया। आपके पास हो सकता है 11-12 कंपनीज हो टाटा की, आपके पास में कन्फ्यूजन भी हो कि मैं टाटा केमिकल लूँ, टाटा पावर लूँ, टाटा मोटर्स लूँ, मैं कौन सी कंपनी लूँ। और कई नाम तो है जिसके आगे टाटा लिखा भी नहीं हुआ, वो भी टाटा ग्रुप की ही कंपनीज है ना। तो इसलिए आपको सर ने बहुत क्लियर कर दिया कि टाटा मोटर्स और ट्रेंट दो ऐसी कंपनीज हैं, जब भी डिप मिले प्लस कर लेना, एसआईपी शुरू करनी हो कर लेना। आपको बिल्कुल इसमें कोई घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सर का भी कॉन्फिडेंस है और उनका अपना एनालिसिस भी है इन दोनों कंपनीज़ को लेकर। खैर आगे बढ़ते हैं। शुगर स्टॉक्स ने एकदम से सब कुछ माहौल को मीठा सा कर रखा है, लेकिन वो इतनी वेटेज नहीं रखते कि इंडेक्सेस को भी मीठा कर दे। लेकिन फिर भी शुगर स्टॉक्स पे एक राय तो बनती है। त्रिवेणी, रेणुका, बलरामपुर, कोई भी आप शुगर स्टॉक उठा के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ज़बरदस्त मोमेंटम है। एक काम करेंगे अक्षय, आप हमको जरा एक कंपनी बता सकते हैं। अच्छा, कल मैं किरण का थैंक यू करूंगा, उन्होंने हमको ये कल शेयर दिया था, अवध शुगर उनके लिस्ट में था और वो 13% कल चला। आज किरण हमारे साथ पैनल में नहीं है, लेकिन थैंक यू मैं उनको वैसे ही पहुंचा देता हूं। अब अक्षय जरा आप मेरे को बताइए, अब यहाँ से आगे की दौड़ और कितने लगाने के चांसेस हैं इन शुगर में, और आपके पास पूरा मैदान खाली है, आप कोई भी शुगर कंपनी दे सकते हो। जी, यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर है, बलरामपुर चीनी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्पेस में भी ट्रेड होता है, 470 का क्लोजिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। और अगर आप इसको देखें तो ये मोमेंटम गए 3 दिन में इसने पिकअप करा है। लॉन्ग एडिशंस देखने को मिला है फ्यूचर्स के सेगमेंट में। और अगर आप दिसंबर में भी एक्टिविटी देखें तो काफी वहां पे पोजीशनिंग बनते हुए दिख रहा है बाई की तरफ। तो मेरा मानना है कि ऊपर 525 टारगेट बनेगा दिसंबर मंथ में बलरामपुर चीनी। तो शुगर स्पेस में ये आप बाय करके चले। सपोर्ट एरिया है ये स्टॉक का 450 से 455 का, और टारगेट एरिया बनेगा 520 रुपए का। तो बात हुई बलरामपुर चीनी की। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां थोड़ा सा ब्लॉक्स का एक्शन था। उसमें से एक स्टॉक होम फर्स्ट फाइनेंस है। कल एक बड़ा ब्लॉक आया था, वहाँ सेलर्स थे, कई सारी पी फर्म्स थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो सेलिंग एब्जॉर्ब भी हुई है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने भी बाय किया है और साथ ही फिडेलिटी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ने भी लगभग 4.25 लाख शेयर खरीदे हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस, क्या एक रिबाउंड के लिए आज इसमें ट्रेडिंग की एक व्यू बनानी चाहिए? आप बताएं संतोष। ये स्टॉक काफी लंबे समय से साइडवेज जोन में, बिकॉज कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगे है। अब करेक्ट हुआ है, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है 860 का 100 डे मूविंग एवरेज भी, और यहीं से पहले भी चला था ये स्टॉक। तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो बाउंस बैक तो एक्सपेक्टेड किया जा सकता है यहाँ से। तो 850 का एक सपोर्ट रहेगा, यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ऊपर में हमको 925 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट मेजर ट्रेंड अभी इसका साइडवेज ही है। अगर इस ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो नीचे 850 का सपोर्ट है, ऊपर में 1000 का रेजिस्टेंस है। जिस दिन 1000 रुपए निकालेगा उसी दिन कोई मेजर मोमेंटम आएगा, बट फॉर टाइमिंग एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल व्यू आपको रखना पड़ेगा और कंडीशनल लेवल्स पर ही इसमें तेजी बनेगी। ठीक है, कल हमने देखा कि फार्मा स्टॉक्स में थोड़े से आउटफ्लोज थे, कल वहां प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी, लेकिन जिन जिन स्टॉक्स में न्यूज का इंपैक्ट है, क्या वहां एक रिबाउंड अटेम्प्ट हो सकता है? ल्यूपिन में यूएस एफडीए अप्रूवल में रहा है 2 ड्रग्स के लिए, 2 मेजर इलनेसेस के लिए। क्या यहाँ पर एक रिबाउंड के लिए इस न्यूज पर अटेम्प्ट करना चाहिए सुमित?
जी देखिए, स्टॉक ने 2 बार अटेम्प्ट किया था अपना पिछला हाई क्रॉस करने के लिए, दैट वाज अराउंड 1215, लेकिन दोनों बार यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर डिप्स में मुझे ये 1170 1180 के रेंज में अगर मुझे फिर से मिल रहा है और अटेम्प्ट कर रहा है बाउंस के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पे एक बाय कॉल बनेगा। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे 1155 का। ठीक है, दवा की बात तो हो गई, अब जरा खुशी की बात भी कर लेते हैं। बसीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, दवा वाले शेयर्स तो हमने चेक कर ली। भसीन साहब जब आते हैं तो हमको ऐसा लगता है दवा और दुआ दोनों काम करने लगेगी। आपके आने से ही ना शो में रंगत से आ जाती है, एक नया टेम्पो आ जाता है। और मैं अपने प्रोड्यूसर का भी थैंक यू करूंगा जिसने स्टिंग बनाई है, बहुत ज़बरदस्त। जैसे आप आते हो ना ऐसा लगता है जैसे विराट कोहली नहीं आता मैदान में, कुछ कुछ वैसे वाली ये फीलिंग आती है हमें भी जब आपका ये स्टिंग बजती है। और संजीव भसीन जी का हम स्वागत करते हैं। भसीन साहब बहुत शुक्रिया सर। ये 19,800 पार तो करवा दो सर। 2 दिन से यहीं बैठे हैं सर, यहीं डेरा डालना पड़ेगा कि इसको हम ऊपर जाएंगे सर। नया बेस कैंप बनाओ 20,000 का अब। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आज नहीं तो मंगलवार को एक्सपायरी 20,000 के पास जरूर होगी, कोई दो राय नहीं। सारी क्यूज पॉजिटिव है और दिल्ली में तो ऐसी सर्दी और ऐसा शुरुआत हुई है शादी सीजन के हिसाब ही नहीं। कल मैं 2 मीटिंग में गया एरो सिटी में खड़े होने की जगह नहीं है एंड देयर आर अबाउट 20 होटल्स देयर। और एरो सिटी का मालिक पता है आपको कौन है? GMR। तो आप इमेजिन कर सकते हैं होटल्स, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट आर सीइंग द बेस्ट एवर। मैंने मेरे हिसाब से जो फिगर आ रही है 27 लाख शादियां और 4.25 लाख करोड़ का बजट। तो ये स्पेंडिंग पैटर्न आपको कंजम्पशन ही बताएगा कैसे होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो GMR इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। मैं 35 से देख के उसे 65 देख लिया। अभी भी लोग बाग इस अचंभे में मत रहना। Not only on the airport side, their hotel business, they are the owners of AeroCity. They are doing extremely well. Their power ancillary is doing very well. तो आपके लिए ये मौका खुशियों का है, शादियों का है, सेलिब्रेशन का है और शेयर बाजार तो 20,000 जाएगा। ठीक है, GMR एयरपोर्ट एक बढ़िया चैनल चेक भी और कन्विक्शन भी वसीम साहब का। वसीम साहब गुड मॉर्निंग सर। लोग अपने ना पेन पेपर फोन लेके बैठे हुए हैं कि आप उनको आज वाले शेयर बताएं और वो टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लें। कौन से होंगे आज के लिए? तो जैसे मैंने आपको कल GMR तो मैं बोल रहा हूं 2 घंटे लग गए कल ट्रैफिक में जाने आने में। शादियों का माने जिसे कहते हैं बरसात हो रही है एंड राइटली सो। लोगों ने इतना पेंट अप था डिमांड एंड पीपल आर स्पेंडिंग लाइक नो टुमारो एंड राइटली सो, क्योंकि ये इमोशनल होता है। GMR विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। 55 का स्टॉप लॉस रखिए, 63 का पहला टारगेट है, बट आई डोंट रूल आउट बाय एंड ऑफ दिस ईयर माने 31 दिसंबर तक ये न्यू हाई पे चले जाए। दूसरा मेरा पिक है BEL। देखिए मैंने जो ऑब्जर्वेशन दी है और जो मैंने उनकी मीटिंग में अटेंड किया है, BEL इज अ नो ब्रेनर। इसको ये मत सोचिए कितना बढ़ चुका है, इसमें ये सोचिए कितना और बढ़ सकता है, क्योंकि अब वो सेमीकंडक्टर बाकी जितने उसके बिजनेसेस थे असाइड फ्रॉम डिफेंस सारे रंगत में है और एग्जीक्यूशन इज गोइंग वेरी स्ट्रांग। तो मुझे लगता है ये 140 139 में आपको मिले तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। डिफेंस में फिर आई थिंक BEL विल बी नंबर 1 अलॉन्ग विद HAL। तो 150 का टारगेट है, 135 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं फिर बोलता हूं इंश्योरेंस में बहुत स्ट्रांग बाइंग है। डोंट निग्लेक्ट बिकॉज मनी इज गोइंग फ्रॉम बैंक्स इनटू इंश्योरेंस। यील्ड्स के बढ़ने से इंश्योरेंस विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। ICICI लॉम्बार्ड, ICICI प्रू दोनों में सिप कीजिए और आप पैसा ही पैसा बनाएंगे। ICICI लॉम्बार्ड न्यू हाई पे है, मुझे लगता है इसका भाव 1700 रुपए आपको दिख सकता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सर लॉम्बार्ड और ऑफ कोर्स इंश्योरेंस स्पेस में अच्छी मूव है भी। आप काउंटर्स लाइक SBI लाइव देखें, HDFC लाइव देखें और ICICI लॉम्बार्ड पे 1700 तक के लेवल्स हमें संजीव वसीम बता रहे हैं। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए। और इनफैक्ट चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं संजीव जी, क्योंकि जिन स्पेसेस में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है ना, 15 साल की रिकॉर्ड लेवल्स पर आपको रियल एस्टेट स्पेस दिख रहा है,
बजाज ऑटो कल 7 साल के रिकॉर्ड लेवल्स पर था। ये जो इतने स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स निकल कर आ रहे हैं, सेक्टर्स हैं, शुगर स्पेस में आप देखें इतनी तेजी अभी चल रही है, इन स्पेसेस में भी अभी होल्ड करके रखें बड़े गेन्स के लिए। बिल्कुल प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। और ये तो शुरुआत है। रियल इस्टेट में आप देख सकते हैं, अगर सोना 61,000, शेयर बाजार 20,000 पे निफ्टी है, तो रियल इस्टेट में तो बेतिहाई तेजी है। और डीएलएफ ने जो मोनेटाइज किया है, उनका कमेलिया में एक अपार्टमेंट 10,000 स्क्वायर फुट का 100 करोड़ का बिका। 100 करोड़ में भी एन एबरेशन, बट 70-75 करोड़ का रेट है। और बाहर से पैसा बिकॉज ऑफ द वीकर रूपी रियल इस्टेट में बहुत जम के आ रहा है। साथ में अफोर्डेबिलिटी की क्राइटेरिया में मिडिल इनकम राइजिंग मींस गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ दोनों आर रूलिंग द रूस्ट। ये दोनों हमारे पोर्टफोलियो में एज ए डिस्क्लोजर हमारे को वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं ये शेयर और बढ़े और बढ़ेंगे भी। लेकिन आपने जो सही फरमाया, 2 व्हीलर्स में जो 1-2 साल से लैग था, इफेक्ट था रूरल इनकम, वो कम टू द फोर। हीरो मोटो भी आपको बताऊं तो 3 साल के हाई पे है। हीरो मोटो, आइशर, बजाज ऑल आर हिटिंग न्यू हाईज। और मार्केट ये प्राइसिंग कर रहा है कि अब जब 2 व्हीलर्स की वापसी आएगी, दे विल डू एक्सट्रीमली वेल। इनफैक्ट बजाज ने तो यहां तक कहा है कि उसका जो चेतक है उसमें इतनी डिमांड है, और जो ईवी साइड है वो कह रहे हैं, हमने सोचा था कि ट्रायम्फ के 5,000 या 8,000 बिकेंगे, वो 10,000 की अब डिमांड आने लगी है। तो these are new highs for these stocks. They are not cheap in the sense that they've run up quite a bit, but जैसे मार्केट की डायरेक्शन है, I think they are headed higher. ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। वैसे वसीम साहब ने चैनल चेक बड़ा सही करते हैं। कल वो दिल्ली एरो सिटी गए हैं और आप देखिए जो शेयर हैं गुड़गांव के नज़दीक वाले, वो चाहे डीएलएफ हो, हीरो मोटो हो, जीएमआर एयरपोर्ट हो, ये सारे के सारे उनकी कन्वेक्शन लिस्ट में आ गए हैं। वसीम साहब, 35 लाख शादियां हो रही हैं 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में, और आप जैसे कि बता रहे थे कि 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा, तो उससे जुड़ा हुआ कोई शेयर करना चाहेंगे हमसे? हाँ, तो मैंने आपको कहा ना, इंडिगो तो प्लेन उड़ाता है, आपको पता है, फ्लाइट्स आर गोइंग फुल। एयरपोर्ट जीएमआर के पास है, होटल जीएमआर के पास है। अशोक लीलैंड इज द वन जो बसेस कैरी करता है जीएम इंडिगो की, आप वो लीजिए। आप जो आपकी स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं, टाइटन इज हिटिंग न्यू हाईज क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी होगी। और पांचवा होएगा कि आपकी जो बैंक्वेट या रियल एस्टेट की जो बुकिंग्स हैं, दैट इज गोइंग थ्रू द रूफ। आपके पास ताज में रूम नहीं है, और माने रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये कंजम्पशन का जो भी आप बेस्ट आइडेंटिफाई कर सकें, यू शुड गाय दो स्टॉक्स। लॉट ऑफ देम हैव ऑलरेडी प्राइस्ड दैट इन, बट अभी भी मुझे लगता है जिस तरह से स्पेंडिंग पैटर्न है, अभिषेक, कोई दो राय नहीं, ये सीजन बहुत ही डायनामिक होएगा। तो 20,000 क्या डिम्पी जी, नया हाई शायद आ जाएगा आपको अगले 10-15 दिन में। तो सर उम्मीद तो यही करते हैं कि नया हाई जल्दी बन जाए, और ना केवल नया हाई बने बल्कि नया जोश और नया उत्साह भी मार्केट के अंदर आ जाए, और शादियों के सीज़न में आ जाए तो और भी अच्छा है। और दिल्ली की शादी की तो रंगत ही और होती है। और मैं सभी मुंबई वाले एनालिस्ट से, हमारे जितने पैनल पे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय निकाल के ना किस दिन एक शादी दिल्ली वाली भी अटेंड कीजिए, और खासकर फार्म हाउस वाली, एरो सिटी वाली, और थोड़ा गुड़गांव के आसपास उसके आसपास वाली। मेरी तरफ से इनवाइट है। मेरे पे 7 शादियों में जाने हैं, किसी में भी आपका मन करे आ जाइए, यू विल बी मोस्ट वेलकम। संजय जी, मैं तो दिल्ली को बहुत ही मिस कर रही हूँ, और आप इतनी सारी शादियों की बात करेंगे तो मन कर जाएगा जाने का। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, बताइए। बिल्कुल, वो तो मन होना ही चाहिए है, और पता नहीं कितने फंक्शन है। अभी मैंने देखा नहीं, एक शादी में 4 फंक्शन है कम से कम। अभी मैं होके आया हूँ, 2 मेरे एक दोस्त की बेटी की शादी थी, और अभी 7 शादियों में 4 फंक्शन। तो पैसा सोचिए कितना खर्च हो रहा है। बस वीकेंड वाला कौन सा बता दी, हम आ जाएंगे। मैं डिम्पी वीकेंड में मैं एक्चुअली लखनऊ कानपुर जा रहा हूँ, वहां पे कुछ है। संडे को आप आएंगे तो आपको एक मैं प्री इनविटेशन वेडिंग कॉकटेल पे ले जाऊंगा। नहीं, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, आपके ग्राउंड चेक को देख के और आपकी जिंदा दिली को देख के। ये आप में ही है और किसी में दिखती नहीं जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे और मेहमान भी हैं। खैर ऐसा नहीं है कि मुंबई और अहमदाबाद में शादियां वैसे नहीं होती हैं, लेकिन हाँ फिर भी
थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आधा पॉइंट 1 पॉइंट तो आप दिल्ली को जरूर ज़्यादा दे ही सकते हैं, ऐसा नहीं पॉइंट नहीं, खैर आगे 50% बढ़ते पॉइंट हैं। देंगे एक हम। जरा ट्रेड हम और कुछ पता कर लेते हैं। नहीं 50% से ज्यादा अच्छी पॉइंट बात है, दिल्ली की ज़्यादा शादियों points के मिल लिए। जाएं तो डन डन ठीक है। अच्छा, मैं इस बारे में एक और शेयर पूछ रहा था, सुमित मूलचंदानी से पूछूंगा, HPCL, BPCL, IOC में एक ही ऑयल मार्केटिंग रख सकता हूँ सर? आप भी गाड़ी में एक ही जगह पेट्रोल पंप से तेल भरवाते हो, IOC से, HPCL, BPCL से, तो शेयर भी एक ही रखूंगा, तीनों नहीं रख सकता। बताइए मूलचंदानी जी, कौन सा शेयर रखूं? देखिए, अगर रखने वाली बात है तो बिल्कुल मैं हिंदुस्तान पेट्रो पे ज्यादा प्रेफर करूंगा। काफी अच्छा बुलिश पैटर्न है। देखिए, फॉर्मेशन भी काफी अच्छी बनी हुई है। अगर आप चेक करेंगे तो वीकली में एक यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए और इवन यू कैन एक्यूमुलेट फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ ऑल्सो। तो हमें यहाँ पे काफी अच्छा एक बुलिश व्यू अभी भी लग रहा है, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, दैट इज अराउंड 380 to 400। 380 से 400 रुपए, कमाल है। HPCL के लिए ये टारगेट, BPCL में ऑलरेडी हम उत्साह देख रहे हैं। IOC का शेयर तो आपको दिख ही रहा है कि 100 रुपए के ऊपर जाकर वो भी कारोबार कर रहा है, और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से रेकमेंड हुए हैं। ऑटो स्टॉक्स पर बुलिश हैं भसीन साहब भी, और कल हमने दिखा है कि जिनमें इनका डलता है पेट्रोल, बजाज ऑटो, हीरो मोटो अच्छे मोमेंटम दिखा रहे थे शेयर, और कल ऑटो ने ही बाजार को कहने के हमने दिखा था कि संभाल के रखा हुआ था। स्ट्रक्चर के हिसाब से संतोष, आपको कन्विक्शन आज के लिए भी कहां पर है? कहां बिल्कुल अगर कोई ट्रेड लिया हो तो बिल्कुल मजबूती से झंडा गाड़ के खड़े रहे अभी शेयर में? यस, टू व्हीलर स्पेस में मुझे आउटपर्फॉर्मेंस तो दिख ही रहा है। हीरो मोटो का स्ट्रक्चर अभी भी बहुत अच्छा है, लग रहा है कि शायद ये ऑल टाइम हाई को टेस्ट करते आएगा, क्योंकि अंडर परफॉर्म किया था। फिर मुझे लगता है थोड़ा सा फोकस आपको ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज मैंने वैरोक इंजीनियरिंग दिया, इसके अलावा आप यूनो मिंडा का चार्ट देखिए, आप VM इंडस्ट्री का चार्ट देखिए, वहां भी एक मोमेंटम पिकअप होते दिख रहा है, वहां एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो ये व्यू ऑटो स्टॉक्स को लेकर, लेकिन हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स लगातार फ्लेवर में है, मिड कैप या फिर लार्ज कैप सारे के सारे, और प्रेस्टीज मतलब काफी अच्छे से अपने आप को कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो वैसे बेंगलोर बेस्ड ही, लेकिन बाकी देश के जो बड़े शहर हैं वहां पर भी प्रेजेंस दिखा रही है। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में लैंड खरीदने की खबर आई थी, लेकिन इन बेंगलोर में इन्होंने एक नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है प्रेस्टीज ने। 550 करोड़ रुपए की उसकी रेवेन्यू पोटेंशियल है, आय की जो क्षमता इस प्रोजेक्ट से वह 550 करोड़ रुपए के आसपास की। प्रेस्टीज 916 रुपए का भाव, अक्षय कितना ऊपर जा सकता है शेयर ये अभी? जी अभिषेक जी, बहुत तेजी से दौड़ लगाया है प्रेस्टीज एस्टेट ने। चार्ट स्ट्रक्चर पे देखे तो अभी भी स्ट्रांग है, पर यहाँ पे अगर आप फ्रेश बाइंग बनाना चाहते हैं तो ओवरबॉट है स्टॉक। तो मैं कहूंगा जल्दबाजी ना करें, डिप मिल सकता है ये स्टॉक में। डिप करीबन 870 870 के आसपास आपको मिले तो आपको वापस खरीद के चलना है। ब्रॉडर टारगेट में देख के चल रहा हूँ, 1 के 1.5 महीने की अवधि से 1000 तक देखने को मिल सकते हैं, तो बाइंग ही करनी है। बस थोड़ी डिप के लिए वेट कर लीजिए, 870 सही रेट रहेगा बाय करने के लिए। ठीक है, 870 रुपए सही भाव रहेगा, यानी कि यहां से करीब करीब 50 रुपए शेयर को आप नीचे आने दीजिए तो आपके लिए इस स्टॉक में, प्रेस्टीज एस्टेट्स में मौके अच्छे बनेंगे। लेकिन मेटल और अगर माइनिंग सेक्टर की बात करें तो माइनिंग वाली कंपनीज में ना उत्साह हम थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं, और लगातार खबरें भी आ रही हैं। NMDC को लेकर खबर आई है कि इन्होंने अपने लंप ओवर के और फाइन्स के भाव जो हैं 200 रुपये प्रति टन बढ़ाने का फैसला लिया है। तो एक पॉजिटिव खबर है। 172 रुपये का भाव है, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे शेयर जरूर आया है। क्या ये मौका दे रहा है संतोष, क्या लग रहा है आपको? यस, NMDC वन ऑफ माय टॉप पिक इन मेटल स्पेस, और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बुलिश है। अभी ये नतीजों के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, लेकिन अब बेस बनाकर फिर से चलने को तैयार है। जो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से इसको 210 से 215 तक के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। जैसे ट्रेडिंग व्यू है आपका शॉर्ट टर्म का, तो अभी जो रिसेंट लो लगाया है इसने 167 के आसपास का, वो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इमीडिएट टारगेट रहेगा 178 184 का। NMDC को लेकर ये व्यू। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, कल हमने देखा था कि ये शेयर गिरावट का शिकार हुआ, लेकिन गिरावट का शिकार इस वजह से हुआ क्योंकि हमने देखा था कि एक बड़े निवेशक सोसाइटी जनरल ने करीब करीब आधे % की अपनी हिस्सेदारी बेची है, करीब 6 लाख शेयर होते हैं ये। रेट गेन ट्रैवल टेक, इस पर
आपसे व्यू चाहेंगे अविनाश जी, क्योंकि ये शेयर ने रिटर्न अच्छे दिए हैं, लगातार चढ़ा है, मतलब धीरे धीरे करते करते अगर 6 महीने में देखेंगे तो 60% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। इसमें किस तरह की पोटेंशियल आप देख रहे हैं, क्या निवेशित रहे इसमें? देखिए अभिषेक, ये एक SaaS कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और हमने देखा है कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज है, जैसे इंटेलेक्ट है, उसके बाद ओरेकल है। मुझे लगता है कि ये सारी जो SaaS कंपनीज है उनको नॉर्मली काफी अच्छा प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट में मिलता है। और रेटगेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी और जो ऑटो रेंटल कंपनीज है, स्पेसिफिकली यूएस और यूरोप में, वहां पे इनका ज्यादातर बिजनेस आता है। Q2 में परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा आ गया था, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी आई थी। तो कल जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो अपना होल्डिंग उन्होंने बेचा है, इससे मुझे लगता है कोई बड़ी फंडामेंटल चेंज स्टोरी में नहीं आएगी। मेरे ख्याल से अगले 6 महीने भी बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। इनफैक्ट सेकंड हाफ नॉर्मली रेट गेन के लिए बहुत ही अच्छा आता है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, और अगर होपफुली थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट होता है तो मेरे ख्याल से खरीदने की मौके भी समझना चाहिए, क्योंकि अभी इस साल और अगले साल कंपनी की जो आउटलुक और कमेंट्री है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और इससे और भी थोड़ा अपसाइड और री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी दिखती है। खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकिंग हाउस वाले शेयर्स तो अभिषेक आपसे पता कर रहे हैं। मैं जरा ब्रेकआउट्स वाले शेयर पे आ जाता हूँ, जिन पे आपको और तेज़ मोमेंटम मिल सकता है, बिना खबर के भी चल जाते हैं, खबर कई बार पीछे पीछे आती है। एक कंपनी है जिसका नाम है संधार टेक्नोलॉजीज़ के नाम से होगा, SANDHER। एक बार ज़रा दिखाएंगे संधार टेक्नोलॉजीज़, और एक बार ज़रा आप इसके चार्ट चेक कीजिए संतोष सर, संधार टेक के नाम से, SANDS, यही वाली कंपनी, 516 रुपये की। एक बार सर इसको ज़रा चेक करना, ये शेयर ठीक लग रहा है आपको क्या? स्पेस की बात हो रही है तो मैंने जैसे कहा, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, और ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। स्टॉक आप पिछले कुछ 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखो तो 400 से 520 रुपए तक की तेजी दिखा चुका है, लेकिन अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। आप अपना स्टॉप लॉस सेल करते चलिए, इस मोमेंटम को राइट कीजिए, नीचे अब अपना स्टॉप लॉस 490 पे शिफ्ट कर लीजिए। लग रहा है 555 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 555 का लेवल सस्टेन करता है तो ऊपर में 600 रुपए की ओर भी बढ़ सकता है। मूलचंदानी जी, एक शेयर आपसे पता करना है सुमित जी, जरा सीक्वेंट साइंटिफिक के नाम से एक कंपनी है, सीक्वेंट, SEQUENT, सीक्वेंट। एक बार जरा उसको भी दिखाइए, और बाकायदा स्टैंपिंग लगाते जाइए, जिस पे बाय मिल रहा है ना उस पर बाय के ठप्पे लगाइए, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। यस, ये वाला शेयर। एक बार सर आप इस शेयर को जरा चेक करेंगे, ये आज प्लस करें क्या? ये ब्रेकआउट एक्चुअली डेली चार्ट पर। जी बिल्कुल, अच्छा खासा ब्रेकआउट है, काफी अच्छा एक सपोर्ट बनाया था, एक बेस बनाया था अराउंड द लेवल्स ऑफ 98 to 100, और इसी का ही अच्छा दो सेशंस पहले देखिए एक गैप अप हुआ था। सबसे मेन होता है कि गैप अप के बाद स्टॉक कितना सस्टेन कर रहा है, और कल के सेशन में तो इसने अपना प्रीवियस स्विंग भी क्रॉस किया था। बिल्कुल आप बने रहिए। अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात करें जी, एक शेयर और ले लेता हूँ, EID पैरी, के आज भी मुंह मीठा करेगा या फिर इसको छोड़ दें आज के लिए? एक बार जरा ये आप बताएं अक्षय, EID पैरी कल का टॉप गेनर है, आज इसको छोड़ें या आज भी प्लस करें? जी डिम्पी जी, आज भी प्लस करके चलिए। कल अब देखे बहुत एक्टिव वॉल्यूम्स रहा ये स्टॉक में, उसके पहले भी 490 500 के लेवल में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, तो ये मोमेंटम वाला पिक है, और ये 560 से 570 तक टारगेट एरिया बना के चल रहा है ट्रेडिंग के हिसाब से। तो बिल्कुल मैं प्लस करना चाहूंगा, करंट रेट पे भी खुलते खुलते टारगेट एरिया 560 to 570। डन। एक काम करते हैं, शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं, हम तो इस तरह के शेयर्स पता करते ही रहेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ 18 ऑफ स्वदेश आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको शरद क्या बताने वाले हैं, पूरा का पूरा रिकैप। अब तक आपसे कोई शेयर अगर मिस हो गया होगा तो नवरत्न शेयर के अंदर उसको कवर कर देंगे। उसमें एक ब्रोकिंग हाउसेस का रिपोर्ट का भी शेयर्स रहते हैं, और उनके अपने इंटेलिजेंस वाला भी एक शेयर रहता है। शरद को जोड़ते हैं और चेक करते हैं नवरत्न शेयर। शरद जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा वो है एक्सिस बैंक। उनका इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट हुआ था, लेकिन 3 अहम बात सामने आती है। सबसे पहले मैनेजमेंट ने कहा है कि 18% ROE लेवल्स जो है सस्टेन होने वाले हैं। रिसेंटली जो RBI के सर्कुलर आए थे उसको लेके जो है बैंक ने कहा है कि कोई नई फ्रेश इक्विटी रेज नहीं करने वाले हैं। और याद रखिए लास्ट ईयर इन्होंने सिटी
ग्रुप का जो है एक पोर्शन को एक्वायर किया था और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बैंक जो है अब थोड़ी प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि सिटी के नए क्लाइंट कस्टमर्स आए हैं तो उनके वेल्थ सेगमेंट और कार्ड सेगमेंट में जो है एक अच्छी हाई मार्जिन बिजनेस मिल रही है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा NMDC। यहाँ पे उन्होंने अपने प्राइसेस को बढ़ाया है 200 रुपये प्रति टन पे और इंपॉर्टेंटली ये एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। होम फर्स्ट फाइनेंस कल हमने देखा पी इन्वेस्टर्स ने लगभग 8% से ज़्यादा की जो सेल है स्टेक सेल किया था ओपन मार्केट में, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आया है वो तगड़े हाथों में आया है। FIs की बात करें तो यहाँ पे फिडेलिटी और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने जो है एक्वायर किया है। अपार इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे QIP लॉन्च हुई है और ये 1000 करोड़ का QIP लॉन्च है। फ्लोर प्राइस 5,540 रुपये प्रति शेयर पे, यानी कि लगभग 3% डिस्काउंट पे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये केबल्स का प्ले है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल मूव है उसको लेके, और स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है, लगभग 6 गुना बढ़ गया है 2022 के लो से। लुपिन की बात करें, US FDA की अप्रूवल आई है 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स के लिए, एक डायबिटीज़ के लिए और एक आँख की जो स्वेलिंग है उसके लिए है। पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में जो है बैंगलोर में उन्होंने एक नया लॉन्च किया प्रोजेक्ट, जहां पे 550 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7वां स्टॉक रहने वाला है कोल इंडिया। यहाँ पे 2 न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। सबसे पहला है कि जेफरीज की जो इक्विटी स्ट्रैटेजी मॉडल होती है वहाँ पे उसे ऐड किया गया है और उन्होंने कहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। और रिपोर्ट्स आ रही है कि जो उनकी जो ऑक्शन की जो वॉल्यूम प्रोजेक्शंस है सेकेंड हाफ FY24 में कोल इंडिया के लिए, वो जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकती है। तो ये 7 स्टॉक्स आपके रडार में होने चाहिए। 8वां स्टॉक रहने वाला है बिग बोल्ड ब्रोकरेज और यहाँ पे जो हमने चूज़ किया है वो है नुवामा से सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के लिए, और यहाँ पे एक टाइप से अपग्रेड आया है बाई तक। होल्ड था पहले, लक्ष्य है 4,959 रुपीज़ पर शेयर। और 2 अहम बात इस मैनेजमेंट मीट में कही गई है नुवामा के साथ जो हुआ था। उन्होंने कहा कि कंपनी में जो अफोर्डेबिलिटी और वॉल्यूम रिवाइवल के कारण जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 15% CAGR का रखा गया है और कैपेक्स गाइडेंस भी बढ़ा दिया गया, लगभग 1000 करोड़ का होने वाला है, पर ये इंटरनल एक्रूअल से होगा। आखिरी स्टॉक जो होती है खबर, जहाँ पे हम आपको इंटेलिजेंस देते हैं और थोड़ा सा बाजार से आगे रखने का कोशिश करते हैं, वो है आर्कियन केमिकल्स। यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंटली ये बात कहा गया है कि जो 2 ब्रोमाइन डेरिवेटिव्स के उनके जो प्लांट्स हैं वो जो है लॉन्च हो सकते हैं और ये दिसंबर महीने के बाद लॉन्च होगी। हालांकि जो मार्जिन रेट है वो लगभग 20 से लेकर 25% तक रह सकते हैं इन ब्रोमाइन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को लेके, और उनका जो लैंड लीज पॉलिसी होता है 30 साल का, उसके भी फॉर्मेलिटीज़ अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स जो है इस आर्कियन केमिकल्स के लिए देखने मिल रहे हैं। और आखिर में मैनेजमेंट ने भी कहा था कि जो सेकेंड हाफ का इस वित्त साल में की बात करें तो वहाँ पे वॉल्यूम्स और अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। तो ये 9 स्टॉक्स जो है आप आराम से नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज दिन के ट्रेड में। शरद बिल्कुल नोट कर लिया है, हमने भी नोट कर लिया है, और जो तमाम दर्शक जो नवरत्न शेयर की शुरुआत से ही अपनी लिस्ट बना रहे हैं, आज की भी ये लिस्ट उन्होंने बना ली होगी, ऐसी उम्मीद करके हम चल रहे हैं। निश्चित तौर पर आर्कियन केमिकल्स, और इसके पहले जो शरद ने स्टॉक बताया था सुप्रीम इंडस्ट्रीज का, जिस पर कि नुवामा बुलिश है, करीब 850 रुपये ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं। 41 रुपये के आसपास के भाव हैं और 4900 रुपये के आसपास के प्राइस उसके वो सजेस्ट कर रहे हैं अपने रिपोर्ट के हिसाब से, अपनी स्टडी के बाद। लेकिन एक और मेहमान कुश बोरा का स्वागत कर लेते हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे आपसे, बताइए आपकी आज के लिए कॉल्स कौन सी होंगी? अभिषेक, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट ओवरऑल सेटअप जो है ये फिलहाल बाय ऑन डिप्स का ही है। 19850 का जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करने में थोड़ी मशक्कत लग रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में ये लेवल क्रॉस हो सकता है, एंड फॉर ऑल यू नो शायद गैप अप के साथ ये जो 19850 का थ्रेशोल्ड है ये गैप अप के साथ क्रॉस हो। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी पे बना के रखिए। 9600 का सपोर्ट, 20000 का रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है, थोड़ा यहाँ पे वॉचफुल रहिए, फिलहाल अवॉइड करके चले तो भी ठीक रहेगा। 43200 का सपोर्ट एंड 44000 का रेजिस्टेंस जोन। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा चल रहा है, तो जो हमारे दोनों पिक्स हैं दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है सिरमा SGS। इस स्टॉक में हमने अच्छा खासा रिवाइवल देखा है, पूरे पैक में ही इनफैक्ट हमने अच्छा खासा रिवाइवल देखा है, और अभी ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। तो नियर टर्म के हिसाब से 562 575 के 2 टारगेट्स के लिए बाय करें। आपका स्टॉप लॉस जो है ये 540 के करीब रहेगा। डिफेंस स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो रौनक लौटती हुई नजर आई है। तो कोचिन शिपयार्ड ये हमारा दूसरा पिक है।
यहाँ भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड चल रहा है। स्टॉक कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, बट कल हमने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें मूव आते हुए देखा। तो जो करंट मोमेंटम है स्टॉक को 1140 और 1170 तक के लेवल्स के लिए लेके जा सकता है। 1080 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, सिरमा एसजीएस और कोचिन शिपयार्ड में देख रहे हैं कि पहले हालांकि 5% वाले, 7%, 8% वाले मूव्स जब आ रहे थे तो ये शेयर नोटिस हो रहा था, लेकिन अब ये 2-3% वाले और ये ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो यहां पर कन्विक्शन है कुछ का 1170 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। एक और शेयर आपसे समझना चाहेंगे अक्षय, वो है नवीन फ्लोरिन का। हमने देखा था कि बीच में जो थोड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ था, एक झटका लगा था, अब थोड़े सुधार के प्रक्रिया में ये शेयर चला गया है। कल हमने अच्छी तेजी देखी। कल की तेजी को देखकर आपका भरोसा क्या कह रहा है शेयर को लेकर? क्या ये मजबूती अभी बनी रहेगी, और अगर हाँ तो क्या टारगेट्स आप सुझाएंगे इसके लिए? जी कल अच्छा बाउंस बैक करा नवीन फ्लोरिन ने, और ये मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट है जहां आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के माध्यम से ही इसको देखना है। करंट जो मोमेंटम पकड़ा है ये आपको 3850 के टारगेट दे रहे हैं मुझे चार्ट्स पे। तो 3850 के टारगेट के लिए आप बाय करके चले, पर पोजिशनल या थोड़ा मीडियम टर्म 1 से 1.5 महीने के लिए अभी तक कुछ मेजर रिवर्सल के संकेत नहीं दिख रहे। यहाँ पे आपको केमिकल्स में एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, ये बेटर चार्ट स्ट्रक्चर है कंपेयर टू नवीन फ्लोरिन। तो नवीन फ्लोरिन में बाय करना, पर ट्रेडिंग के लिए विद अ टारगेट ऑफ 3850। केमिकल स्पेस से ये कॉल्स, लेकिन अगर आप प्री ओपन मार्केट में भी देखें ना तो सिप्ला में लगभग 1.25% तक की आपको एक रीबाउंड दिख रही है, क्योंकि कंपनी कल 7-7.5% का जो एक वहाँ पर सॉफ्टनेस थी, दबाव दिखा। आज रीबाउंड क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से सफाई भी आई है। लेकिन बात कुछ और स्टॉक्स की भी कर लेते हैं। इनफैक्ट लार्ज कैप स्पेस में फाइनेंस काउंटर्स में क्या फाइनेंस काउंटर्स भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं? स्टॉक्स लाइक बजाज फाइनेंस, इनफैक्ट ग्रीड एंड फियर के भी कुछ डेटा पॉइंट्स आए। एक बार बजाज फाइनेंस को चेक करते हैं। बजाज फाइनेंस पर सुमित क्या राय होगी? जी देखिए, यहाँ पे अभी भी मेरा एक वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहेगा। जो एक बड़ा सा रिकवरी कैंडल आया था 5 सेशन पहले, तो ये एक अभी भी रेंज बनी हुई है। सो जस्ट वेट फॉर द लेवल्स ऑफ 72202 क्रॉस। वेट एंड वॉच मोड में रखेंगे, अभी फिलहाल आप नहीं खरीदेंगे। रिबाउंड जहां जहां कल में अच्छा दिख रहा था और वॉल्यूम्स भी थे उसमें, टायर स्टॉक्स में बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज भी था। एक रिट्रेस होने के बाद ये फिर से ऊपर आया है, तो क्या इसमें आज एक फॉलो बाइंग एक्सपेक्टेड है? प्री ओपन में तो आपको 1% तेजी दिख रही है। कुछ बालाकृष्ण या फिर कोई और टायर स्टॉक? तो देखिए, बालकृष्ण का एक रेजिस्टेंस जोन है 2570 के आसपास, जहां पे इसके कुछ एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं। प्री ओपन में बता रहा है कि इसके ऊपर ही खुलेगा, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा 15-20 मिनट्स के लिए। अगर सस्टेन करता है देन द मूव कुड एक्चुअली एक्सेंचुएट। यहाँ पे जो मूव है ये 2630 एंड देन 2680 के जो रिसेंट लेवल्स थे, यहाँ तक स्टॉक को लेके जा सकती है। और नीचे में जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 2350 का रहेगा। यूर राइट, काफी ट्रैक्शन ऑलरेडी हमें टायर स्पेस में देखने मिला है। अपोलो टायर्स इज ऑल्सो वन स्टॉक जो अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है। तो बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ये भी आपके रेडार पे होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में तो पता कर लिया। अब एक काम करते हैं, 2-2.5 मिनट है अभी मार्केट शुरू होने में। मैं फटाफट से एक एक क्वेश्चन सर से आज से ले लेता हूं, जो कि आज के ट्रेड में से ही ढूंढूंगा मैं। कुछ आपसे शुरू करते हैं, जरा स्पीड से बताइएगा, हाँ ना में भले जवाब भी दे सकते हैं। आज सर खुलते रेडिको प्लस करूं? रेडिको खुलते प्लस करूं? डिम्पी वेट कर जाइए, रेजिस्टेंस के करीब है। अगर 1460 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करेगा तब हम कंसिडर करेंगे, फिलहाल अवॉइड करिए। संतोष सर, खुलते ही वी मार्ट को प्लस करूं? 1800 का शेयर है, खुलते ही वी मार्ट उसको प्लस करूं? वी मार्ट एक बॉटम बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड वीक है, तो मैं अवॉइड करूंगा इस स्टॉक को। ठीक है, अक्षय खुलते ही जोमेटो को प्लस करूं? 114 रुपये पे मिल रहा है। जोमेटो आप बाय कर सकते हैं खुलते खुलते। सपोर्ट एरिया है 112, टारगेट एरिया बनेगा 118 से 120, तो आप प्लस करके चल सकते हैं। ठीक है, सुमित खुलते ही सिप्ला प्लस कर सकता हूं? रिवेंज वाली खबर है, पहले टूटा आज पुल बैक आएगा, खुलते प्लस करूं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट था। मैं कल के ही स्टॉप लॉस से इसको बिल्कुल बाय करना चाहूंगा।
ठीक है, बाकायदा स्टैंपिंग के जरिए हमने आपको बता भी दिया किसको बाय करना है, किसको अवॉइड करना है। ये 4 क्वेश्चंस हमने इसलिए पूछे क्योंकि इन सब के पास आज गैप है और ये चारों के चारों शेयर ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी हैं मार्केट के। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको आज दिन भर में इन 4 शेयर्स कहीं ना कहीं गाहे बगाए आगे पीछे करके आपको और मिलते चले रास्ते में। खैर, हम फटाफट से चेक कर लेते हैं कि निफ्टी कहाँ पे आज क्लोज मतलब ओपन हो कर रहा है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी ने कहाँ पे अपने आप को फ्रीज किया है इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो पॉइंट्स पे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 ही पॉइंट है, लेकिन कन्विक्शन से हाई है कि हमारे पास थर्ड डे है जब हम 19,800 को मेंटेन करने की कोशिश भी करेंगे। दूसरा 850 पार हो जाएगा तो मज़ा आएगा। मैं ज़्यादातर कंसाइसिस के साथ ही जाऊंगा और मेरा भी अपना व्यू पॉइंट ये है कि हम इस एक्सपायरी से पहले एक बार 20,000 के लेवल तो ज़रूर देख लेंगे। चांसेस हाई हैं, बट एक ही चीज़ की कमी है, वो एफआईज के फ्लो। एक बार वो आ जाए या लीडरशिप भी आ जाए तब भी काम बन जाएगा। अब मैं जरा निफ्टी के भी आपको शेयर्स कुछ बता देता हूँ जल्दी से जो आज खुल रहे हैं। सिप्ला, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो आज बढ़त के साथ खुल रहे हैं। बीपीसीएल भी आज बढ़त के साथ खुल रहा है। अल्ट्राटेक और ग्रासिम भी बढ़त के साथ खुल रहा है। कल भी हमने आपको सीमेंट कंपनीज नोटिस करवाई थी, ग्रासिम को लेकर एक रिपोर्ट भी आई थी। 8 सेकंड बाद बाजार खुल जाएगा। मेरे को लगता है कम से कम 1000 शेयर एडवांसेस के अंदर आपको टिक जाने चाहिए। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। यस, 1194 है तो मेरी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा है और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी हमारे निशान में आ जाएंगे। सेकंड टिक सीधा 20 पॉइंट ऊपर का है। 19,800 को आज मेंटेन रख के बैंक निफ्टी थोड़ी सी हेल्प कर दे, 43,800 तक भी ले आए ना, तब भी आप कम से कम बहुत बड़ी राहत आपके लिए हो जाएगा। बस ये 43,500 को टेस्ट करने के लिए वापस ना जाए तो कन्विक्शन को हाई बनाए रखिएगा। मार्केट ने ओपनिंग ठीक की है, ऑप्शंस वाले भी रुकिएगा। ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट के बाद ऑप्शंस का काम आएगा। आज वैसे भी हफ्ते का आखिरी दिन है तो ज़्यादा बड़ी पोजीशंस को कैरी भी ना करें। ऐसी पोजीशंस बनाएं जो स्विंग के हिसाब से आज ही आज में निकल जाए, या फिर अगर रखनी भी तो 2-4 दिन ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। आगे बढ़ते हैं तो जरा पहले मैं टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। सिप्ला दिखाइए 2-2.5% ऊपर है। 19 रुपये पे मैंने पूछा था सुमित मूलचंदानी से, उन्होंने कहा था कि बाय कर लेना। अब 29 रुपये ऊपर है सिप्ला, ठीक है। तो ये अगर आपने खुलते ही पंच किया तो 5-7 रुपये 8 रुपये आपकी जेब में आ चुके हैं ऑलरेडी ही। इसके अलावा डिविस लैब आज काफ़ी बढ़िया तरीके से ऊपर आ रहा है, 1% ऊपर। तीसरा प्लेयर है डॉक्टर रेड्डीज़। आज इन तीनों शेयर्स को देखकर मेरे को खुशी तो हो रही है कि जो फार्मास्यूटिकल्स का तरीका है चलने का वो चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घबराहट इस चीज़ की हो रही है कि फार्मा ही क्यों चल रहा है, फार्मा के अलावा कोई और बड़े शेयर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ये डिफेंसिव वाला रोल अपना लेगा, दूसरों को पीछे हटा के खुद ही खड़ा रहेगा आगे और बाजार को नहीं चलने देगा। आप देखेंगे सन फार्मा भी इसी लिस्ट में है। इसके अलावा कुछ सीमेंट कंपनीज में ग्रासिम कल भी आपको नोटिस करवाया था, आज फिर से नोटिस करा रहा हूँ, ये करीब 0.5% ऊपर है। हिंडाल्को, एनटीपीसी भी आज ऊपर है। इसके अलावा एमएडएम और एक और शेयर है जीएसडब्ल्यू स्टील, ये भी ऊपर है। बस ये, इसके अलावा कोई भी ऐसा शेयर नहीं मेरे को दिख रहा कि जिसके बारे में आपको शुरुआत में एकदम से नोटिस करवा दूँ। जो वीक है उसमें टीसीएस है, जो वीक है उसमें कोटक बैंक है, उसमें थोड़ा बहुत अपोलो हॉस्पिटल्स हैं और बजाज ऑटो है जो थोड़े वीक काउंटर्स भी हैं। मैं नेक्स्ट 50 भी फटाफट से चेक कर देता हूँ। नेक्स्ट 50 के अंदर जोमेटो थोड़ी देर पहले हमने पता किया था और अक्षय विभागों से शायद हमने पता किया था, उन्होंने कहा था वैसे बाय कर सकते हैं। खुलते ही सीधा 2 रुपये ऊपर है, अभी करीब 1.5-2% ऊपर है। इसके अलावा एक वीबीएल वरुण बेवरेजेस ये ऊपर है। जोमेटो के साथ साथ एक LIC नाम की कंपनी है, LIC इंश्योरेंस वाली, हाँ, वो करीब 1.5% वो भी ऊपर है। आज ना LIC को जरूर हम चेक करवाएंगे, अभी मैं थोड़ी देर में पहले पता करूंगा। इस बीच एक ब्लॉक डील की खबर भी आप नीचे देख पा रहे हैं। पेटीएम पे करीब 1.5 करोड़ शेयरों के सौदे पेटीएम पे लगे हैं। ध्यान रखा जाए, जब बॉटम बनता है और जब रेजिस्टेंसेस ब्रेक होते हैं, अपने बहुत बुरे दिनों में बहुत अच्छे दिनों में ब्लॉक डील से लेवल्स और क्वांटम दोनों बढ़ जाते हैं। कुछ पेटीएम वही फीलिंग दिलवा रहा है। इसने 450-500 पे ज़बरदस्त ब्लॉक डील्स करवाई थी, अब 850-900 पे भी ब्लॉक डील्स करवा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टी आई थी या जो लोग रहे होंगे उनका ठीक प्रॉफिट बना है, शायद उन्हीं की तरफ से हुई है। सिप्ला, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ऊपर हैं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। अपोलो हॉस्पिटल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। बीपीसीएल में हल्की प्रॉफिट बुकिंग है। इसके अलावा सीमेंट और पावर मेटल्स के कुछ चुनिंदा शेयर्स आपको मिल रहे हैं। इंडाइसिस ने अपना ओपनिंग वाला काम करने के बाद रुक गए हैं, थम से गए हैं। देखते हैं अब क्या होगा। आगे चलते हैं अब प्रियंका के पास और उनसे ज़रा समझ लेते हैं कि छोटे मझोले शेयर्स में इस समय क्या करना चाहिए या क्या उनमें दिख रहा है। फिर हम मेहमानों को भी कनेक्ट करेंगे। कुछ स्टॉक्स तो आपने खैर जिनका जिक्र किया भी, लेकिन आज
थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको HPCL कल अच्छा खासा 7-8% की दौड़ लगा चुका है। राइट्स इशू की बात हो रही है, यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी, मुर्गोपा ग्रुप के स्टॉक्स थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग मोड में आए एक बड़ा सर्च के बाद, लेकिन बढ़ने वाले काउंटर्स का ल्यूपिन 2 दवाओं का जो अप्रूवल मिला है वो लगभग 2-2.5% तेज है। डॉक्टर लाल पैथ में अगेन फिर से तेजी है। कहीं ना कहीं रीजंस तो हैं फार्मा स्पेस के लिए, नए हेल्थ केयर फंड्स और प्लस यूएस में जो प्राइसिंग बेटर हो रही है, कई सारे मार्जिन को लेकर टेलविंड्स है, उसके चलते आप फार्मा स्पेस में अच्छी मूव भी दिख रहे हैं। बैंक्स में कौन से स्टॉक्स ऊपर हैं? यूनियन बैंक, मिड कैप की बात करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको मूव दिख रही है, और इनफैक्ट दूसरे कुछ और स्टॉक्स नहीं है आपको फार्मा में, बैंक्स में, मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टॉक्स। अब दूसरे जो मूव अच्छी दिखा रहे हैं उसमें सिंजिन, लॉरस लैब, केमिकल स्पेस के दीपक नाइट्रेट, औरोबिंदो फार्मा, फिर से आपको फार्मा पैक थोड़ा लीड करता हुआ आज दिखाई दे रहा है। कल एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था इनके लिए, लेकिन आज फिर से एक रीगेन करके फार्मा स्टॉक्स निफ्टी ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरे स्टॉक्स स्मॉल कैप में एनर्जी पैकेज, JSW एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, इनमें आपको मूव दिखाई दे रही है। और स्टॉक्स लाइक रेडिको खैतान, यहाँ पे भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, 2-2.5% की मूव वहां पर है। DCM आज हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे भी था, एक मूव अच्छी चल चुका है, उसके बाद भी मोमेंटम में है। सो ये कुछ काउंटर्स हैं, और साथ ही स्टॉक्स लाइक एंजल वन, KEI इंडस्ट्रीज, इनमें आपको स्मॉल कैप स्पेस में मूव दिख रही है। और थोड़े शुगर काउंटर्स में बलरामपुर चीनी जैसे, सनटेक रियलिटी, रेणुका शुगर जैसे काउंटर्स आज प्रॉफिट बुकिंग मोड में दिख रहे हैं। अब अभिषेक के पास चलते हैं, वो आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बाजार में शांत शुरुआत हुई है, और निफ्टी के मुकाबले अगर मिड कैप आप 100 को देखेंगे तो थोड़ी सी आपको वहां पर तेजी बेहतर दिखेगी। 42,100 के ऊपर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। कुछ कुछ स्टॉक्स बजिंग जरूर है, लेकिन अब फटाफट ओपनिंग ट्रेड में ये समझ लेते हैं कि आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं, और हम शुरुआत करेंगे संतोष के साथ। संतोष, बताइए क्या होगा आपके तरफ से ओपनिंग ट्रेड? मेरे रेडार पे फार्मा ही है। कल एक करेक्शन के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी और आज फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नॉट फॉर द इंट्राडे, मैं कहता हूँ कि आने वाले 3 महीने 6 महीने के लिए फार्मा स्टॉक्स लेके रखिए, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट फॉर इंट्राडे मुझे डॉक्टर रेड्डी काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है। आज ओपन लो सेम है, वो भी पिवोट के पास है। लग रहा है कि शायद ये आउटफॉर्म कर सकता है, 5800 तक के लेवल दिखा सकता है। खरीदारी कीजिए, नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5660 का। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज, निफ्टी के टॉप 3 गेनर्स आज सारे के सारे फार्मा हैं, और वही लिस्ट FNO वाले गेनर्स की भी है। अक्षय, आपके नजर कहां पर गई है? ट्रेडिंग के लिए मैं कोल इंडिया बाय करने की राय दूंगा। एक सपोर्ट बेस पे 3 दिन से सीमित है, 330 का बेस है। मेरा मानना है कि मोमेंटम रिगेन कर जाएगा स्टॉक। आपको 342 से 345 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कोल इंडिया बाय कीजिए विद स्टॉप ऑफ 327, टारगेट 345। 345 का टारगेट कोल इंडिया के लिए सरकारी कंपनी चुनी है अक्षय ने। सुमित जी, आपकी नजर कहां गई है? NMDC पे ध्यान रखिएगा। NMDC ने अपना एक रेंज ब्रेकआउट दिया था कल, और एक आज गैप अप है। यहाँ पे 173.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, 182 का टारगेट। ठीक है, लंप ओवर और फाइन्स के दाम बढ़ाए हैं NMDC ने, उसका फायदा भी मिल रहा है, और शेयर में 2% की तेजी पर शुरुआत हुई है, और ये शेयर रडार पर है सुमित के। आखिर में कुछ आपका कन्विक्शन कहां पर है? तो मैं संतोष के साथ अग्री करता हूं। यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, और एक पिक जो हमने लगातार सजेस्ट भी किया है और अच्छे मूव्स भी दिखाए हैं, वो है सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च, स्पार्क। इसमें आप देखें तो कल भी स्पार्क था, आज भी है, कंटिन्यू हो रहा है। थोड़ा सा शायद देरी हो गई। मेरा नंबर आते आते 260 364 के करीब चल रहा था, तो 270 और 275 के 2 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। अभी भी मैं कहूंगा कि आप सेकंड टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 262 के करीब लेके चलें। तो स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम है। इसे इंट्राडे के लिए भी प्ले कर सकते हैं और पोजिशनली भी लिया जा सकता है। ठीक है, सन फार्मा एडवांस रिसर्च 262 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदने की सलाह है कुछ की तरफ से। सारे ट्रेडिंग कॉल्स तो होंगे, लेकिन अविनाश जी हमारे साथ हैं, और अविनाश जी भी ना, मतलब चाहे वो आप टेक्निकल एक्सपर्ट हो या फिर फंडामेंटल हो, बाजार पर नजर तो ओपनिंग के साथ होती ही होती है। अविनाश सर, इतने सारे शेयरों में आपका भरोसा कहां पर है? किसी को अगर निवेश के लिहाज से कुछ खरीदना हो या फिर पोजिशनल व्यू लेना हो, आप क्या सलाह देंगे अभी? मुझे लग रहा है कि देखिए अगले 6-12 महीने की अगर हम बात करें तो
मैंने पहले भी कहा था कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के लिए हम काफी पॉजिटिव है। तो वहाँ पे एक ऑटो एंसिलरी है, जमुना ऑटो, जो बेसिकली एक प्योर कमर्शियल व्हीकल एंसिलरी प्ले है। करीबन 110-115 का रेट है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 150-160 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, मार्केट लीडर है चैसी कंपोनेंट्स में, और सारे कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स जो है वो इनके कस्टमर्स है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। स्टॉक अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और दूसरा रियल एस्टेट का जो हमारा पसंदीदा स्टॉक है वो अनंतराज है। देखिए, इस कंपनी का जो रियल ग्रोथ मोमेंटम आएगा वो उनके डेटा सेंटर के बिजनेस से आएगा। ऑलरेडी पहले 6 मंथ्स में इन्होंने 110 करोड़ का प्रॉफिट किया है। पिछले साल 140-50 करोड़ का प्रॉफिट पूरे साल के लिए था। तो कोर बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन डेटा सेंटर का बिजनेस अगले साल 2 साल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का पोटेंशियल देता है। तो यहाँ पे भी 325-330 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे थोड़ी बाइंग कर सकते हम्म। लगातार कुछ मोमेंटम आपको दिख रहा होगा छोटे शेयर्स के अंदर, जैसे अभिषेक भी आपको बता रहे थे कि 11 बजे तो हमारी खास पेशकश देखेंगे ही। टाटा का टशन ऑलरेडी आपको अविनाश सर ने 2 शेयर्स बता भी दिए हैं टाटा ग्रुप के, एक एडवांस के तौर पर कि आप टाटा मोटर्स और ट्रेंट दोनों में एसआईपी बाइंग ऑन डिप्स या पोजिशनली आप रखना चाहें तो ज़रूर रख सकते हैं। 12:30 बजे के आसपास टर्न अराउंड स्टॉक्स होंगे हमारे, ये हमारा खास कार्यक्रम होता है ठीक डेरिवेटिव के शो के बाद, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और 7 बजे शाम को निकुंज की नज़र भी आप देख पाएंगे, खास कार्यक्रम होगा हमारा, वो वीकली रैपअप भी होता है और उसके अंदर बहुत सारे आपको अच्छी चीज़ें समझने की, मार्केट की लेसन्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो निकुंज की नज़र भी होगा शाम को। खैर आगे बढ़ते, मैं आपको कुछ मिड कैप वाले जो शेयर्स बता रहा था, क्रेडिट एक्सेस के अंदर आज शुरुआत में वॉल्यूम फिर से आया है। ये जब भी शुरुआत में चलता है उसके बाद ये नॉन स्टॉप कंटिन्यू करता है और कई बार क्लोजिंग बहुत अच्छी करता है। क्या ये अपनी हिस्ट्री को वापस रिपीट करेगा? संतोष सर जरा चेक करना। क्रेडिट एक्सेस नाम की कंपनी है, 3% ऊपर है, ओपनिंग में ट्रेड अच्छा बन रहा है। यस डिम्पी, स्टॉक में अपने एक अच्छा मोमेंटम देखा है और अभी 2-4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। नीचे एक सपोर्ट अच्छा है 1620 से 1640 की रेंज में, ऊपर ये 1740-1750 के बीच में थोड़ा सा अटक रहा है। ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा फिर से हमको मोमेंटम बढ़ते दिखेगा। स्टॉक में 1850 से 1900 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इन केस अगर ये ऊपर का लेवल 1750 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाता और नीचे किसी वजह से करेक्ट होता है तो री एंट्री का मौका आपके लिए मिलेगा 1500 के आसपास का। ठीक है डन सर। एक और शेयर भी है, वो स्पार्क नाम की कंपनी है, SPARC स्पार्क, ये रिसर्च कंपनी है एक्चुअली में सन फार्मा की। तो आप इसको ज़रा दिखाएं। और कुछ ने थोड़ी देर पहले आपको ओपनिंग में भी स्पार्क के बारे में नोटिस करवाएगा, कुछ ने 4.5-5% हो चुका है। खुश एक बार इसका टारगेट वापस से बताओगे? ये इंट्राडे का टारगेट बताना मेरे को। तो डिम्पी 272 और 275 ये 2 लेवल्स हैं जिसके लिए आप अभी भी मेरे हिसाब से इसमें प्ले कर सकते हैं। इसकी टेंडेंसी है कि जब इसमें मूव आए तो अच्छी ओपनिंग के बाद फॉलो थ्रू भी आपको अच्छा देखने मिलता है। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि आपको यहाँ से भी 1-3% के रेंज में अपसाइड जो है और मिल जाए। तो मैं 272 से 275 का जो लेवल है इसके लिए इसमें अभी प्ले करूंगा। स्टॉप लॉस को थोड़ा अप कर दूंगा, पहले मैंने आई थिंक 262 के करीब का दिया था, अब इसको आप अप करके 264 के करीब ला सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, अच्छा मोमेंटम है और बिल्ड कर रहा है, सो व्हाई नॉट राइड राइड द मोमेंटम। एक और शेयर हम पता कर लेते हैं, वो है DCM श्रीराम। एक्चुअली वो सुमित मूलचंदानी ने कल मेरे को मैसेज करके बताया कि सर आप इस शेयर को देखना, ये आपको क्या ठीक लग रहा है? तो मैंने उनको उसी समय लिख के भेजा कि हाँ मेरे को तो ये ठीक लग रहा है, आप जरा बताओ आपको कैसा लग रहा है। सुमित सर ये वही शेयर है ना 160 रुपये वाला, या फिर दूसरा शेयर आपने मेरे को मैसेज करके बताया था? तो डिम्पी जी ये वही स्टॉक है, और देखिए हमने यही सजेस्ट किया था क्योंकि कल स्टॉक 10% के अपर सर्किट पे था, आज एक गैप अप था, तो हमने यही एक सजेशन दिया था कि डोंट बी एग्रेसिव। सो बेटर है आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए। 160 का करंट मार्केट प्राइस है, 150 तक की डिप्स को आप यूटिलाइज कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 133 का। चलिए कुछ और ट्रेड्स देखते हैं। कोई बड़ी लीडरशिप फार्मा के अलावा दूसरे स्पेसेस से तो नहीं आ रही है, पर एक बार पावर स्टॉक्स के और वो भी सरकारी कंपनियों में BHEL जैसे स्टॉक को एक बार देखते हैं, वहाँ अच्छी मूव्स दिख रही हैं। BHEL ऑफ कोर्स इनकी भी ऑर्डर विजिबिलिटी के कारण ये बड़ी मूव अब तक दिखा चुका है कुछ, लेकिन आज जिस मोमेंटम में है, क्या आप इस पर बेट करना चाहेंगे और बड़े गेन्स के लिए?
So from a near-term intraday perspective, Priyanka, it will not be a bad idea to play this. देखिए recently इसका जो एक intraday high बना था कुछ समय पहले, वो था करीब 149 के आसपास का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे के लिहाज से प्ले कर रहे हो तो 149, 152 ये टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप टाइट एक लेके चले 144 के करीब। बट पोजिशनली मैं चाहूंगा कि इस लेवल पे ये 147 का जो लेवल है या ये इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोज दे, तब जो इसका रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल था ये क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। अब अच्छी बात ये है कि मार्जिनल ही सही बट वॉल्यूम्स में हमने अपटिक देखा था। फ्यूचर साइड पे भी इसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने मिले थे और मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव है। सो टेक्निकली इट्स गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग फॉर इट। इट्स जस्ट दैट कि मैं चाहूंगा कि एक क्लोजिंग हमें मिल जाए ये 146 147 के जो जोन्स हैं इसके ऊपर, तो जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है ये निगेट होके स्टॉक जो ऊपरी लेवल्स है 160 के इनके तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो एज आई सेड एवरीथिंग गोइंग फॉर द स्टॉक, वी जस्ट वांट अ स्ट्रांग क्लोजिंग। वेट एंड वॉच, नो हरी नो रश। लेकिन संतोष, क्या थोड़ा सा रश बैंक्स में और स्पेशली लार्ज कैप हेवी वेट्स लाइक HDFC बैंक यहाँ करना चाहिए अगर कोई गेनिंग मोमेंटम चाहिए तो? क्योंकि आप देखें प्राइवेट बैंक्स इन्होंने रीबाउंड पहले किया और बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग का बाउट कहीं ना कहीं ऑफकोर्स हेवी वेट्स के कारण आया भी है। HDFC बैंक पे इन लेवल्स पर ऐड करने की सलाह होगी? यस प्रियंका, मैं दो हेवीवेट्स का बैंकों के नाम लेना चाहूंगा प्राइवेट से, HDFC बैंक और कोटक बैंक। मुझे लगता है यहाँ से लीड करेंगे, स्पेशली HDFC बैंक यहाँ से लीड करते नजर आएगा। लग रहा है कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आएगा वो बैंकिंग के स्पेस से ही आएगा। तो HDFC बैंक को यहाँ खरीदिए, बॉटम बना चुका है, 1560 का पहला टारगेट रहेगा। 1560 क्रॉस करता है तो 1600 रुपए की अपसाइड हमको देखने को मिलेगी। नीचे अब 1490 1500 का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। एक PSU स्पेस से मैं SBI का नाम भी लेना चाहूंगा, बिकॉज टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और फंडामेंटली हम जानते हैं कि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। तो अगर FIs वापस खरीदारी में लौटते हैं तो प्राइवेट स्पेस में उनका फेवरेट HDFC बैंक हो सकता है और PSU में SBI हो सकता है। SBI और लेकिन एक और हेवी वेट है जो थोड़ी सी रेजिलियंस दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन गेंस फ्रिजल आउट भी बड़ी जल्दी हो रहे हैं और वो निफ्टी के लिए रिलायंस है। पीछे के कुछ मिनटों में हालांकि तेजी बढ़ी है, इसमें मूव आई है। एक्चुअली तेजी बढ़ी इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन क्या ये मूव्स बड़ी तेजी में कन्वर्ट हो सकती है? निफ्टी के लिए हेवी लिफ्टिंग हो सकती है? अक्षय, रिलायंस पर एक बार व्यू बताएंगे? रिलायंस आप देखें तो बहुत बड़ी मूव में कन्वर्ट हो सकती है। गए 3 महीने रिलायंस से काफी सबड्यूड या दबा हुआ शेयर है और ये महीना बहुत अच्छा रहा है रिलायंस के लिए। अच्छा रिकवरी करा है रिलायंस ने। ऑप्शंस एक्टिविटी भी देखे तो आप दिसंबर में स्पेसिफिकली लॉन्ग एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। OTM के कॉल्स में पार्टिसिपेशन है और फ्यूचर्स में लॉन्ग है। तो एक रिलायंस का सपोर्ट बेस बन चुका है मेरे हिसाब से, जो है 2360, और ये स्टॉक शायद आगे जाके 2480 और 2525 ये टारगेट के लिए दिसंबर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय रहेगी कि आप रिलायंस बाय करके चलिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ट्रेडिंग टारगेट भी अगर नवंबर एक्सपायरी के लिए देख रहे तो 2425 तक बन सकते हैं। तो पॉजिटिव व्यू बना के चले रिलायंस में। 2400 के स्तर के हमें दर्शन हो रहे हैं रिलायंस पर। 2250 के भी नीचे के हमने स्तर देखिए, लेकिन क्या बढ़िया रिकवरी रिलायंस ने कराई है और अपने निवेशकों की कमाई भी। कुछ एक शेयर है कोकोया कैमलिन, आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है। हालांकि अगर किसी को प्राइमरी मार्केट वाला रूट अगर लेना हो तो आज फ्लेयर राइटिंग के IPO का भी आज आखिरी दिन है, लेकिन ये शेयर भी ना साथ साथ मोमेंटम पूरा बरकरार रखे हुए है। और अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो 8-10% के मूव्स इसमें आ गए हैं। आज को भी अगर शामिल कर लें तो कैसे लग रहे हैं इसके चार्ट्स आपको और क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? तो अभिषेक, कोकोयो कैमलिन पे व्यू दूं उसके पहले एक अपडेट दे दूं स्पार्क पे, जो हमने एज एन ओपनिंग ट्रेड डिस्कस किया था और डिम्पी ने भी अभी फिर से उस पे एक बार क्वेरी पूछी थी। तो हमने कहा था कि ऑलरेडी स्टॉक 3 से 4% ऊपर है, आप फिर भी बाय करें 272 और 275 के लेवल्स के लिए। तो 274.6 का स्टॉक ने हाई मारा है। तो आई सपोज अगर किसी ने लिया हो तो मेरी सलाह रहेगी कि इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलें। आप यहाँ पे 270 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। डोंट बी सरप्राइज कि यहाँ पे स्टॉक और तेजी पकड़ता हुआ आपको नजर आए। तो स्पार्क आज सुबह ही अगर किसी ने अपना डिस्कशन सुन के लिया हो देन इट्स अ गुड आइडिया टू राइड दिस मोमेंटम। अब कोकोयो कैमलिन की बात करें तो योर स्पॉट ऑन कि यहाँ पे जो रिकवरी देखने मिली है इन द लास्ट 2 वीक्स, इट हैज बीन फिनोमिनल। और अगर मैं सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे बात करूं तो 159 160 के लेवल्स थे जिसका रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी स्टॉक ने। तो अब यहाँ पे हमें 160 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया है। मार्जिनल ही सही बट वॉल्यूम्स में अपटिक देखने मिले हैं। तो यहाँ पे आप अभी एक लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हैं। वॉल्यूम के साथ जो रेजिस्टेंस जोन है इसका ब्रेकआउट कर रहा है।
यहाँ पे आप 168 और 175 के दो टारगेट्स के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 154 का रहेगा। तो मूव अच्छा है और यहाँ से एक नई रैली की शुरुआत हो सकती है। सो कोकोयो कैमलिन यहाँ से अच्छा लग रहा है। ठीक है, 164 के टारगेट इमीडिएटली आपको कोकोया कमलिन में आते हुए दिख सकते हैं। ये स्टेशनरी वाली कंपनीज होंगी। आपने भी बचपन में ज़रूर आपने पेन, पेंसिल, स्केच पेन्स, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की होंगी शायद। एसी वाले शेयरों में हम देख रहे हैं कि गर्मी है। वैसे तो नवंबर का महीना अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सर्दियों का आगमन हो जाता है। पूरे देश में हालांकि ऐसी स्थिति नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी सी तापमान ऊंचा रहता है। लेकिन वोल्टास को हमने चलते हुए देखा। आज हम देख रहे हैं कि ब्लू स्टार, हालांकि ये शेयर भी धीरे धीरे चला है, लेकिन वोल्टास की रफ्तार इससे थोड़ी सी ज्यादा रही है। वोल्टास 1000 रुपए के आसपास है। संतोष, क्या मौके बन सकते हैं ब्लू स्टार में यहां से भी? ब्लू स्टार या वोल्टास? अभिषेक, ब्लू स्टार। ओके, सॉरी, ब्लू स्टार। सो यस, ब्लू स्टार में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। स्टॉक आउटफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। तो अभी भी ऐसे उम्मीद लग रही है कि स्टॉक में ये जो तेजी का मोमेंटम है जारी रहेगा, 1000 का लेवल क्रॉस होते नजर आएगा। और मुझे लगता है आसानी से इसमें 1100 से 1150 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। कोई करंट लेवल पर भी अपनी पोजीशन ऐड कर सकता है, तो 950 रुपए के स्टॉप लॉस से उसमें बाइंग की जा सकती है। ठीक है, एक शेयर हमने आपको सुबह भी नोटिस करवाया था अपने ओपनिंग रिमार्क के अंदर, ABFRL। एक बार मैं वापस से उसको दिखाऊंगा और अगर आप मेरी स्क्रीन वाले चार्ट दिखा पाएंगे तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से उसको बता भी पाऊंगा। इस शेयर को थोड़ा पोजिशनली रखें और ये आपको ठीक ठाक रिटर्न दे के जा सकता है। और भी आप देखेंगे तो करीब 1-1.5 रुपये ऊपर है, लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक अटैम्प्ट ले रहा है ये डेली 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक करने का। ये थर्ड अटैम्प्ट है इसकी, और अगर इसको पार कर जाता है तो आई होप ये एक अच्छी पोजिशनल कॉल बन जाएगा। ये चार्ट अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, मैंने डेली चार्ट आपके लिए ड्रॉ किए हुए। नीचे का बेस है, ऊपर का 200 दिनों का एवरेज है, थर्ड अटैम्प्ट है, और हमने इसको कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कहते हैं। ABRFL शेयर है, तो एक अच्छा पोजिशनल कॉल है। ये एक दिन में आपको रिटर्न नहीं देगा, बट रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे शेयर्स भी पोर्टफोलियो में डाल के रखो जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक बनता हो। एक और शेयर मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली में ना DCM के 2 शेयर हैं, एक तो है DCM लिमिटेड, एक है DCM इंडस्ट्रीज़। जरा दिखाएंगे दोनों शेयर्स, दिखाना DCM वाले। थोड़ी देर पहले मैं मूलचंदानी जी से पता कर रहा था, सुमित से, कि इन दोनों में से हमने 150-160 वाला शेयर डिस्कस किया था। ये खाली DCM वाला मत दिखाओ जिसके आगे DCM श्रीराम लिखा हो। यस, एक तो ये, और एक DCM श्रीराम लिमिटेड के नाम से कंपनी होगी जो 150 का थोड़ी देर पहले आपने फायर किया था। दोनों शेयर्स दिखाना स्क्रीन पर। सुमित जी, इन दोनों में ही कन्विक्शन है ना? अभी हमने पहले एक वाले शेयर, इसकी 158 वाले की बात की थी। अब ये 950 वाला शेयर भी जरा चेक कर लो सर। इन दोनों का बिजनेस अलग अलग है हालांकि। एक ये हमने आपकी स्क्रीन पे लगा दिए सर दोनों शेयर। ये DCM श्रीराम है, एक के आगे लिमिटेड लिखते हैं, एक के आगे इंडस्ट्री लिखते हैं। जी बिल्कुल, जो आपने जो लिमिटेड बात वाली कंपनी है वो टिपिकली थोड़ा फर्टिलाइजर वगैरह इस तरह की चीजें बनाती है। हाँ यस, बताइए। देखिए, सॉरी, मिल गया सुमित जी? नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। बाद में जब आपको मिलेगा ना तब के तब देख के बता देना। ये इजीली मिलता नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप सौदा पंच करने जाओगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, 150 वाला था कि 950 वाला था। देखो बकायदा कोडिंग भी एक है दोनों की, DCM श्रीराम, बस एक ही फ़र्क है, इंडस्ट्री और इंडिया लिमिटेड, बस इतना ही फ़र्क है। खैर कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में और भी आ रहा है, जरा मैं उसको जरा और पता कर लेता हूँ कि क्या वो अच्छे से और चल सकता है। उस शेयर का नाम है विजया डायग्नोस्टिक। एक बार जरा इस कंपनी को लेके आई संतोष सर, जरा चेक करेंगे। 603 पे चल रहा है। यस डिम्पी, मुझे ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है। हालांकि इसके अलावा दूसरे स्टॉक ज्यादा बेटर है इसी स्पेस में, बट अगर इसमें भी कोई खरीदारी करता है तो 575 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 625 का और 650। तो पूरी हेल्थ केयर और फार्मा से रिलेटेड स्पेस बजिंग है। और लग रहा है कि जो प्रियंका जी ने भी हाईलाइट किया था कि NFOs आने वाले हैं और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, तो यहाँ से ये स्पेस आउट परफॉर्म कर सकती है। डायग्नोस्टिक काउंटर्स में विजय डायग्नोस्टिक, जिससे हम डिस्कस कर रहे थे, पूरा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपको मूव दिख रहा है। लेकिन ऑटो, जहां पर एक अच्छी मूव थी,
उसमें कहीं ना कहीं टू व्हीलर स्पेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमर्शियल में आयशर मोटर जिससे पार्टिसिपेट कर रहे थे, एमएनएम भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चला है, लेकिन बहुत बड़ी मूव्स कैप्चर अभी एमएनएम में फिलहाल नहीं हो रही हैं। लेकिन क्योंकि अब मंथ एंड पे ऑटो सेल्स नंबर्स आने हैं, क्या कुछ और स्ट्रीम बाकी किन किन स्पेसेस में, ये समझ लेते हैं। एक बार अक्षय, मारुति पर तो आपका एक व्यू हमें पता है, टू व्हीलर स्पेस चल चुका है, एमएनएम पे क्या पोजीशनिंग बन रही है? आप अगर देखें तो एमएनएम एक रेंज में सीमित है और लोअर एंड ऑफ द रेंज है 1510 और अपर एंड ऑफ द रेंज है 1600 और मेरे हिसाब से एक्सपायरी के चलते यहाँ 1600 और 1550 यहाँ पे काफी ऑप्शंस के राइटिंग की पोजीशन है, जो क्लासिक शॉर्ट स्ट्रेंगल है जहाँ पे आपको टाइम डिके का जो बेनिफिट लेना है वो स्ट्रेटेजी बिठाई गई है। तो रेंज के संकेत मिल रहे एक्सपायरी तक। हालांकि अगर थोड़ा आप ब्रॉडर व्यू एक दिसंबर के लिए व्यू ले तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। तो अगर आपकी बाइंग पोजीशन है तो इसे होल्ड करके चले। मेरा मानना है दिसंबर में 1650 तक आपको एमएनएम दिख जाएगा। फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है तो होल्ड कीजिए 1650 के टारगेट से ट्रेड को, नो प्रॉब्लम। पर कुछ जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिखा, कल थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन आज जिस तरह की मूव दिखा रहा है, क्या इसे कैप्चर करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अच्छा खासा इसमें मूव है। पिछले 4 से 5 सेशंस का कंसोलिडेशन था। लास्ट 2 सेशंस में हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, फॉलो थ्रू भी अच्छा है, वॉल्यूम पिकअप भी डिसेंट है। सो ऑल इन ऑल सजेस्टिंग कि यहाँ पे आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। 2 टारगेट्स होंगे, 435 का पहला टारगेट एंड 450 का दूसरा टारगेट होगा। और जो इसका सपोर्ट जोन है वो करीब 410 से 415 के बीच में आ रहा है। सो इस रेंज में अपना स्टॉप लॉस लगा के चलें और अच्छा खासा मूव है इन द स्टॉक और पूरे सेक्टर में ही हम जानते हैं अच्छी खासी तेजी है, तो उसका भी एडवांटेज इसको मिलेगा। तो ऑन द अपसाइड 450 के टारगेट्स तक के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर ये व्यू कुछ का, लेकिन अब आपके लिए हम ऑप्शन में भी कमाई के मौके बताएंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। ठीक है, ऑप्शंस के चैंपियन के लिए हमारे साथ आज की हमारी खास मेहमान शिल्पा राउत जुड़ गई हैं। शिल्पा, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर मौके दिख रहे हैं आपको? जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ऑप्शंस में मुझे LTIM IT सेक्टर अच्छा लग रहा है। उसमें LTIM बहुत अच्छे लेवल पे अभी है, एक यहाँ से बेस से एक टर्न अराउंड है यहाँ पे, तो 5500 के ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव टूवर्ड्स 5550 से 5600 जोन तक लेके जाएगा। तो 5600 का कॉल ऑप्शन जो रफली 30-31 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 23 का मेंटेन कीजिए, टारगेट्स ऑफ 48 से लेके 55 तक। तो आपका रिस्क 1000 रुपए का है एंड अपसाइड पोटेंशियल 3500 तक के भी है। ठीक है, स्लाइटली एट द मनी वाली ही कॉल है ये। 5500 रुपए के आसपास के LTIM एंट्री के भाव है। 5600 वाली कॉल आपको खरीदनी है 31 रुपए के भाव पर और लक्ष्य होगा 48 से 55 रुपए। स्टॉप लॉस 23 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, अधिकतम मुनाफा 3400 रुपए का, अधिकतम नुकसान जो है उसके 1/3 1050 रुपए का। शिल्पा, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अक्षय, आप जरा मारुति के शेयर पर व्यू दीजिए। आज हम देख रहे हैं कि हल्के से गेंस पर 10,500 रुपए के आसपास का भाव है, उस पर ट्रेड कर रहा है। ऑटो स्टॉक्स को कल हमने मोमेंटम बनाते हुए देखा भी है। आज खबर भी यह है कि मारुति सुजुकी की एक बोर्ड बैठक है कि पेरेंट सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर विचार करेंगे। तो आज उस पर हमारी नजर भी रहेगी कि किस भाव पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये होता है। फिलहाल अभी शेयर में क्या करना चाहिए? कि मेरा पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट मॉर्निंग ट्रेड्स का मेरा ये कैंडिडेट है जहां पे मैंने बाय रिकमेंड करा है मारुति में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मारुति 10,800 के लेवल छू जाएगा। अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है ऑटो स्पेस में और ये जल्दी, मेरा मानना है कि ये मोमेंटम पिकअप कर लेगा शायद आज से या मे बी फ्रॉम मंडे। तो बाय करके चलना है। सपोर्ट है 10,400 का और 10,800 तक टारगेट एरिया बनेगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, मारुति पर ये व्यू। कुछ सुज़लॉन जरा चेक कीजिए। शुरुआत आज भी ठीक हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये 40 से 45 रुपए वाली रेंज में जाके अटक रहा है। आज शुरुआत जहां पर हुई ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आया, फिर भी 40 रुपए के आसपास है। किसी का अगर मन हो तो अब किसी को नया खरीदारी करनी हो तो कब इसमें बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए? तो
अभिषेक देखिए, अगर हम इसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मई जून का जो महीना था तब ये स्टॉक 8 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था। तो इट्स एक्चुअली रन अप 5 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 5-6 मंथ्स, राइट? तो अगर हम ये डिप देखें तो ओवरऑल 44-45 रुपीज से करीब 38 के आसपास जो ये गया था, 30 या 39, so mere 10-15% का ड्रॉप आफ्टर सच अ शार्प रन अप। सो नथिंग टू वरी अबाउट, आई वुड से। जो मोमेंटम है अगर आप देखें इन द ब्रॉडेस्ट सेंस तो अभी भी इंटैक्ट है। किसी को लेना हो तो अब क्वांटिटीज थोड़ी कम रखें इसमें, लेकिन अभी भी आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ये जो डिप आया है, दिस इज अ हेल्दी साइन फॉर द स्टॉक। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक रिबाउंड भी कर चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी भी री एंट्री करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक टाइट स्टॉप लॉस लेके चले 37 के पास, और 45 ही आपका पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर आप 50 के टारगेट्स के लिए प्ले करें। तो नियर टर्म में भी कोई बहुत मेजर वरी का साइन नहीं है अगर हम इसको थोड़े से मीडियम टर्म कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। और जो ये डिप आया, मेरे हिसाब से ये हेल्दी ही है स्टॉक के लिए एंट्री करने के लिए। कुछ मूव्स दूसरे काउंटर्स में भी हैं। पावर स्पेस के कई काउंटर्स हैं जो थोड़े से ऊपर आए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बड़ी लीडरशिप रिलायंस से, एचडीएफसी बैंक से जब तक नहीं आएगी तब तक वो पुश नहीं मिलेगा इंडेक्स को। लेकिन ऑफ कोर्स अडानी स्टॉक्स में अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइज वो प्लस हुए हैं। कोल इंडिया एक अच्छा मौका था जब 330 के नीचे गया था, वहाँ से ऐड हुआ होता तो अभी 300 लगभग 6-7 रुपये ऊपर वहाँ हो चुका है। लेकिन एक बार मेटल्स में से स्ट्रॉन्ग बेट्स इस वक्त कहाँ दिख रही हैं उसे समझ लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर हिंडाल्को, इसमें से किसको प्रेफर करेंगे आप संतोष? यस, स्पेस में कुछ स्ट्रेंथ तो मिल रही है। वैसे तो मैं प्रेफर टू इट एनएमडीसी रहेगी, लेकिन उसके अलावा हिंडाल्को का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। स्टॉक ने एक पुल बैक दिखाया था, लेकिन अब लग रहा है कि शायद यहाँ से तेजी दिखा सकता है। इमीडिएटली 510 515 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 515 का लेवल क्रॉस करता है तो ये स्टॉक पे तेजी पकड़ सकता है 530 के लिए। तो हिंडाल्को पे नजर रखिए। नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 499 रुपए का। इमीडिएटली नहीं, लेकिन इस पर एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। पावर स्पेस के, एनर्जी स्पेस के काउंटर्स में फिर से आपको मूव दिख रही है, चाहे वो एनटीपीसीओ, मिड कैप में टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे काउंटर्स हो। एक बार टीवीएस मोटर को, लेकिन ऑटो स्पेस के टीवीएस मोटर जो ऑलरेडी मोमेंटम पे है उससे डिस्कस करते हैं। जिसने अभी तक एंट्री पॉइंट ना ढूंढा सुमित टीवीएस मोटर पर, उसे आप एक रिस्क रिवॉर्डिंग एंट्री पॉइंट क्या बताएंगे टीवीएस मोटर के लिए? देखिए, यहाँ पे जब आप इंडिकेटर्स भी देख रहे हैं तो एक ओवरबॉट टेरिटरी में है, तो फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा डिप्स का वेट कीजिए टिल द लेवल्स ऑफ 1750 टू 1760। लेकिन जिनके पास है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। यहाँ पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 1770 के नीचे का। तो बिल्कुल आप राइट कीजिए। मोमेंटम हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अभी भी अपसाइड का एक मोमेंटम बना सकता है, और 1880 हमारा पहला टारगेट रहेगा। और वैसे फार्मास्यूटिकल्स के रिगार्डिंग मेरे को ये बात बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बात ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है और स्टॉक से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, इसलिए थोड़ा बताना आपको ज़रूरी है। असल में चाइना में ना फिर से एक निमोनिया, एक बुखार है, उसका एक आउटबर्स्ट हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे बीमार भी हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल्स फिर से फ्लडेड हो चुके हैं बच्चों से। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, भगवान ऐसा करे भी नहीं, लेकिन ये आपको नोटिस करवाना ज़रूरी है। तो इसलिए भारत में ऐसे अभी तक कोई केसेस है भी नहीं, पता भी नहीं है। लेकिन अगर ये स्थिति चाइना में थोड़ी और दिक्कत वाली बन जाती है, जो ट्विटर से दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, तो ना ये लैब वाली कंपनीज जितनी भी हैं ये सारी एक्टिव रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस खबर से इनको लो, बट मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि खबर भी चल रही है, सिस्टम में है। आप डीकपल होकर नहीं जी सकते हो, आप वर्ल्ड मार्केट के साथ कनेक्टेड ही रहोगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ शेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ अ दिस तरह की प्रॉब्लम्स जो है उसके साथ भी आप होगे। तो बस ये आपको नोटिस करवाना था। मैं इसलिए आपको नोटिस कर रहा हूँ कि लैब वाले स्टॉक्स को ना अगले 6-7 दिन क्रिटिकली वॉच करना। ये निमोनिया की जो खबर चाइना के अंदर है ना, ये थोड़ा सीवियर रूप ले रही है वहाँ पे। अभी भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिलहाल उस तरह से डरने की ज़रूरत तो नहीं है। निफ्टी आज देखिए, जैसे हमने शुरुआत में भी आपसे कहा था कुछ नहीं करेगा, वैसे ही मोड में आ चुका है। ये कुछ नहीं करेगा, 19,800-810 के आसपास है। मेरे को लग रहा है आज पूरा का पूरा फ्राइडे ऐसे ही निकल जाएगा। आप सिर्फ इस 20-25 पॉइंट की रेंज, 30 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट नीचे, 30 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट नीचे, ऐसे कुछ करेंगे। बैंक निफ्टी ने भी कुछ वही रूप अपना लिया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स तो बाकायदा इस समय
अपने सारे प्रीमियम्स को ख़त्म कर चुके हैं। एक बार आप जरा दिखाएंगे, ये निफ्टी बैंक पे दिखाना, साथ में इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना जहाँ पे फ्यूचर लिखा होता है, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स, जस्ट दिस वन। आप देखोगे वहाँ पे 630 आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, और सामने पे जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो 612 चल रहा है। प्रीमियम कितना रहेगा? 17 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी का में जो उत्साह था, जो कल वाला उत्साह था, वो भी ठंडा पड़ गया। ये आपको बैंक निफ्टी के 630 और 612 से दिखेगा, जबकि कल तक 100 पॉइंट से ऊपर का प्रीमियम था। इसका मतलब आज जिन्होंने भी फ्यूचर्स होल्ड किया हुआ है वो लॉस में है। भले आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी हरे निशान में 32 पॉइंट, बट एक्चुअली में फ्यूचर्स वाले लॉस में है, क्योंकि वो तो नीचे है 0.14%। ये बहुत बारीक सी चीज़ है जो बहुत मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से सुलझे हुए तरीके से चेक करनी चाहिए। एक और पॉइंट मैं आपको जरा एडवांस डिक्लाइन भी दिखाता हूँ। आपको ठीक रहने के लिए और बड़ा दिखाने के लिए मिनिमम जो एडवांस डिक्लाइन का बेस है ना, वो 1:2 होना चाहिए। और वे कई बार आपको मैं नोटिस करा चुका हूँ, मैं सारी चीज़ें वो बता ही रहा हूँ जिससे मैं खुद भी देखता हूँ और मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखा भी है, वो ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं बाजार को। अब आप देखो, अब आप हो हरे निशान में, 97 शेयर्स आपके ऊपर हैं, लेकिन वो रेशियो बरकरार नहीं है 1:2 वाली। तो वो होनी चाहिए कम से कम। जब आप 19,800 को प्रोटेक्ट कर रहे हुए और 43,500 को प्रोटेक्ट करके रखोगे और बड़े कॉन्फिडेंटली बोलोगे ये नहीं टूटेंगे, तो उसके लिए रेशियो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। वो एब्सेंट है। अब आते हैं जरा लीडरशिप वाले शेयर्स में, जरा वो भी बता देता हूँ आपको। अगर आप निफ्टी के हिसाब से चेक करें, 27 शेयर हरे निशान में होंगे। सबसे ऊपर कौन है? HDFC बैंक। मैंने आज सुबह भी आपको 3 चीज़ बताई थी कि फर्स्ट रिलायंस, दूसरा HDFC और तीसरा IT का वेटेज चाहिए। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे, आप भले उन शेयर्स को आप देख भी रहे होगे, तो उनमें एक जो मूव आया ना, उसके बाद वो गुमसा हो रहा है और बाजार भी गुमसा हो रहा है। तो ये वेटेज वाले शेयरों की प्रॉब्लम है। और IT से बहुत उम्मीदें थी, IT ही आज फिर से कल्प्रिट बन रहा है। जरा दिखाएंगे आप TCS, जिसका बायबैक वाला था मामला, और दूसरा दिखाइए इन्फोसिस, जिसको कल हमने भी नोटिस किया था। तो ये दोनों शेयर्स ना उतने ट्रस्टवर्दी नहीं रहे अभी भी। ये 2 दिन चल रहे हैं ना, फिर उसके बाद गुम से हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है बाजार की। करें क्या सर? जो दिख रहा है वही बताना पड़ रहा है। हम तो नहीं चाहते बाजार यहीं रुका रहे, लेकिन रुक रहा है तो ये बताना भी पड़ेगा। एक और शेयर है मेरे लिस्ट में, जरा मैं उसको पता करवा लेता हूँ। ATGL, मैंने 2-4 दिन पहले भी इसके बारे में पता किया था। संतोष सर, आपको ना कोई साइन नहीं दिखेंगे इसका चार्ट जब आप देखोगे अदानी टोटल गैस लिमिटेड का, बट एक चीज़ आप भी नोटिस करोगे कि शायद अपने बेस बनाने वाले फॉर्म में आ रहा है। ATGL, अदानी टोटल गैस, ऐसी बोला। मेरा रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, मैं 10-20 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के शेयर के अंदर एंटर करना चाहता हूँ और मैं समय दूंगा, मैं 1 साल भी दे सकता हूँ। मैं थोड़ा पोजिशनल इस शेयर को रखना चाहता हूँ, तो रख सकता हूँ क्या? वैसे डिम्पी मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा, इस रिस्की है ट्रेड। आज वैसे इंपॉर्टेंट दिन है, इस पे नजर रहेगी, बिकॉज आज अडानी की सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी है वो सेबी के केस वालों को लेकर। बट लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब बॉटम के पास है, एक बेस बनाने की तैयारी में है। तो बहुत जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है वो एक रिस्क लेके 500 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। और अगर उनको इसी अडानी ग्रुप में बेट करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा AWL पे बेट कर सकते हैं। अगर किसी शेयर पे करना चाहते हैं, अडानी विल्मर पे, ये स्टॉक लग रहा है कि शायद बॉटम आउट हो चुका है। और किसी को हाई क्वालिटी स्टॉक पे जाना है तो अडानी पोर्ट्स ही सबसे बेस्ट है, उस पे बैट कर सकते हैं। वो स्टॉक भी मुझे लगता है कि यहाँ से बेस बना के चलना चाहिए। ठीक है, अडानी स्टॉक्स पर ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जनरल इंश्योरेंस वाली जो सरकारी कंपनियां है वहां पर आपको बहुत धूम धड़ाका दिखेगा। GIC आ रही हो, न्यू इंडिया एश्योरेंस हो, 8% की तेज़ी, 11% की तेज़ी, इस तरह की तेज़ी है। और इस तेज़ी के पीछे बैकग्राउंड ये है कि अगर आपको याद हो, ईटीनो स्वदेश ने खबर दिखाई थी मंगलवार को कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि जो बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियां जो सड़क पर चल रही हैं उन पर सख्ती की जाए। जो डेटा अवेलेबल है सिस्टम में, उस डेटा का इस्तेमाल करके छानबीन की जाए, पड़ताल की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियां सड़क पर ना चलें। ऑलमोस्ट 54% जो गाड़ियां हैं अभी जो सड़क पर चल रही हैं अब वो बिना इंश्योरेंस वाली हैं। और ये निश्चित तौर पर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक बड़ा मौका ये बन सकता है। इंश्योरेंस नहीं कराने पर 2,000 रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल की भी खबरें आई थी। करीब 30 करोड़ गाड़ियां हैं सड़क पर चल रही हैं, उसमें से 16.5 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं है, यानी कि आधी गाड़ियां ही इंश्योरेंस वाली चल रही हैं। और उसके बाद रफ्तार बहुत अच्छी पकड़ी है इन शेयरों ने। आप GIC को चेक कीजिए, महीने भर में तकरीबन ये शेयर
30-40% चल गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी लगातार हम मूव्स देख रहे हैं, 28-30% की तेजी इसमें भी है, तो मोमेंटम में है। और खबर अगर आपने पकड़ी होती, अगर आपने स्वदेश के सतर्क सचेत दर्शक अगर आप हैं, तो आप ये मौका आपने मिस नहीं किया होगा। लेकिन एक व्यू ले लेते हैं, कुछ कितनी और तेजी आप देख रहे हैं। हालांकि ये लेवल्स हम इन शेयरों में पहले भी देख चुके हैं, लेकिन सरकारी कंपनियों का दस्तूर भी है और इंश्योरेंस वाला हम थोड़ा उथल पुथल बीच में देख भी रहे थे। ये कहानी क्या कह रही है और इन शेयरों को कहां तक ले जाएगी? तो अभिषेक देखिए, अगर मैं देखूं तो बायस दोनों में ही पॉजिटिव था कुछ समय से। जीआईसी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इसका बायस पॉजिटिव था कुछ समय से पोजिशनली अगर आप देखें तो। लेकिन इन द लास्ट मंथ और सो एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, एक शॉर्ट इन दी आर्म जिसे कहते हैं उसकी जरूरत थी। तो इस न्यूज के चलते वो आया है, वॉल्यूम में भी अपटिक काफी सिग्निफिकेंट है और प्राइस एक्शन तो हम देख ही रहे हैं। बट अब मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ओवरहीट हो गए हैं, जो नियर टर्म मूव थे ये कैप्चर हो चुके हैं। हालांकि मोमेंटम के चलते ये अभी भी जीआईसी आरई की अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये 292-300 के लेवल्स तक जा सकता है। बट अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो मैं कहूंगा कि स्टॉक को थोड़ा डिप करने दें। अगर ये आपको 270 से 265 के रेंज में मिलता है तो एक अट्रैक्टिव बाय बन जाएगा, फिर से आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा और फिर आप 250 के स्टॉप लॉस से फिर से बाय करें। तो ओवरऑल सेटअप तो पॉजिटिव था ही, बट जो मूव था वो अब कैप्चर हो चुका है। जहां तक न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात है, आई थिंक फेयरली सिमिलर। यहाँ भी एक कंसोलिडेशन था विद अ पॉजिटिव बायस, लेकिन इसमें भी जो मूव आया है ये बहुत शार्प रहा है। अब यहाँ आप वेट करें कि स्टॉक आपको 185 से 180 के टेरिटरी में अगर मिलता है तो फिर से री एंट्री के अच्छे पॉइंट्स बनेंगे। बट अप अंटिल देन मैं कहूंगा कि एक्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें, फ्रेश एंट्री अवॉइड करें। डिप्स पे हम बाय करने की सलाह रखेंगे। सो वील सी एज एंड व्हेन द डिप्स कम कौन से लेवल पे री एंट्री करनी है। बट फिलहाल जैसे मैंने कहा, फ्रेश बाइंग अवॉइड करें, एक्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलें। अब ये ज़्यादा चल चुके हैं, अगर आपको लेना है तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हीट ज़्यादा हो गए हैं। थोड़ा सा नीचे आए, डिप्स पर बाइंग का, गिरावट पर खरीदारी का आपके लिए मौका बन सकता है। डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे जो चाइना वाली खबर है, और हमने देखा है कि जब जब डायग्नोस्टिक वाली कंपनी चलती हैं तब तक आपको मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट वाले शेयर भी चलते हुए दिखेंगे। मोरपेन उसी सेगमेंट की कंपनी है और बिल्कुल आप सिमिलर पैटर्न पर इसको चलते हुए देखेंगे, डॉक्टर लाल पैथले भी, मेट्रोपोलिस के साथ साथ। हालांकि थोड़े छोटी साइज की कंपनी है, 2,500 रुपए से कम का ही मार्केट कैप इसका है, लेकिन इसकी भी जो चाल है ना वो बहुत तेज रही है। महीने भर में ये भी शेयर करीब 40% ऊपर आ गया है और मोरपेन हम देख रहे हैं कि 45-50 रुपए की रेंज में अब आकर ट्रेड कर रहा है। मोरपेन, संतोष, क्या आपके रडार पर ये शेयर आया है क्या, और क्या सलाह देंगे इसमें आप? ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, बायोटेक सारे फार्मा स्टॉक्स का स्ट्रक्चर अच्छा है। अभी वैसे ये अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन अब लग रहा है कि और तेजी देखी जा सकती है। 48 से लेके 4850 के बीच में एक रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ये 4850 का लेवल क्रॉस करेगा, पोटेंशियल है स्टॉक में फिर 55-60 रुपए तक की तेजी दिखाने के लिए। तो थोड़ा सा जो छोटे टिकट साइज के काउंटर्स पसंद करते हैं तो वो इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। नीचे अब जो सपोर्ट रहेगा 41 रुपीज का रहेगा, ऊपर में 60 रुपए तक की तेजी बन सकती है। ठीक है, मोरपेन में यहां से भी तेजी बन सकती है। चलिए यहाँ पर एक छोटा